आज ही नेक्स्ट चैप्टर सुनने के लिए 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स करिए। चैप्टर 296। आनंद और बाकी लोग रवि के साथ पिछली बार कटारा कम्युनिटी गए थे तो वो जानते थे कि प्रशांत कौन है। जब हम वहां से निकले थे वो अभी तक बेहोश था। डॉक्टर रमेश ने तो कहा था कि पता नहीं वो कब होश में आएगा, और अगर होश में आ भी गया तो उसे यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए। बोलते बोलते आनंद अचानक चौंका। क्या आभा भी आई होगी? सारी मेहरबानियों में जान बचाने की मेहरबानी सबसे याद रहती है। हालांकि आभा के साथ वक्त कम बिताया था, लेकिन आनंद को उसका इंप्रेशन अच्छा लगा था। उसके शब्दों में अनजाने में खुशी की झलक थी। रवि ने नजरें हटाई और वापस चल पड़ा। शायद मैंने गलत देखा, सिर्फ पीठ दिखी थी, लगता था वो है, लेकिन शायद वो नहीं था। जैसा आनंद ने कहा, अगर वो बाहर कुछ करने निकला होता तो भले ही आभा न आई हो, लेकिन प्रशांत को अकेले तो नहीं होना चाहिए था। और उस शख्स की हालत देखकर लग रहा था जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। मिल गया? राकेश और बाकी लोग जैसे ही ऊपर आए, नीति तेजी से आगे बढ़ी और पूछा। जब से प्रशांत अचानक गायब हुआ था, राकेश और उसकी टीम हर दिन उसे ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। आभा ने भी अपनी तरफ से लोगों को सर्च के लिए भेजा था, पर रिजल्ट वही, 0। राकेश ने सिर हिलाया, कमरे में घुसा, फर्श पर बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से तर और निराशा से भरा था। पिछले 2 दिनों से वो खुद को बहुत कोस रहा था। इंसान उसकी नाक के नीचे से गायब हो गया और उसे ये भी नहीं पता कि बॉस घर से निकला कैसे। खुद को ब्लेम मत करो, शायद उसे कोई काम था, काम निपटाकर वापस आ जाएगा, नीति ने कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी भरोसा नहीं था। वो जानती थी अगर सचमुच प्रशांत को कहीं जाना होता तो वो बिना बताए नहीं जाता। लेकिन राकेश खुद को दोष देता हुआ, हर दिन पागलों की तरह सर्च करता हुआ, ऐसे में नीति के पास उसे दिलासा देने के लिए यही एक वजह थी। दरअसल सबके दिमाग में एक ख्याल काफी वक्त से घूम रहा था, बस कोई उसे बोल नहीं रहा था। प्रशांत ऐसा इंसान नहीं था जो बिना सोचे समझे कुछ कर दे। अगर वो चुपके से चला गया तो इसके पीछे कोई मजबूत वजह होगी, और वो वजह शायद उसके शरीर में कोई बदलाव था जिसने उसे जाने के लिए मजबूर किया। जब वो होश में आया, मुझे उसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। उसमें ज़ॉम्बीज जैसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं उगा था। जिस तरह उसने मुझे देखा, जिस टोन में बात की, सब नॉर्मल था। फिर वो क्यों चला गया? राकेश बड़बड़ाया। वो समझ नहीं पा रहा था और ना ही मानना चाहता था कि प्रशांत को ज़ॉम्बी बनने की वजह से जाना पड़ा। नीति ने उसका उदास चेहरा देखा, पास गई और हाथ बढ़ाया। हाल में जो सीखा उसका टेस्ट लेना है। राकेश ने नीति की तरफ देखा, उसका कलाई पकड़ा और फर्श से खड़ा हो गया। खड़े होने की हरकत के साथ ही उसने अपना मूव बना दिया। अटैक सब सरप्राइज में होता है। ये वो बात थी जो प्रशांत ने उन्हें सिखाई थी। राकेश को पता था और नीति ने भी सीखा था। इसीलिए एक खूबसूरत शुरुआत तुरंत टेंशन भरी हो गई। नीति के पास आभा जैसी मार्शल आर्ट्स की बेसिक ट्रेनिंग नहीं थी। वो भले ही बहुत मेहनत करती थी, लेकिन राकेश जैसे शख्स से जो सालों से प्रैक्टिस कर रहा था, वो अभी भी बहुत पीछे थी। काफी प्रोग्रेस है, राकेश ने कहा, और अगले ही पल नीति को दबोच लिया। उसने तारीफ तो की, लेकिन उसकी पकड़ में कोई ढील नहीं थी, ना हाथों की ताकत कम हुई, ना पैरों की पकड़ हिली। नीति को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। नीति ने दांत पीसे और कई बार काउंटर अटैक की कोशिश की, लेकिन ताकत का फर्क इतना था कि वो हिल भी नहीं पाई। नीति का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में हार न मानने की जिद थी। अभी तुमसे बहुत पीछे हूँ। जब हमारी पोजीशन उलट जाए तब तारीफ करना। बस अच्छे से ट्रेनिंग करो, वो दिन आएगा। ये क्या कर रहे हो? वे अभी बात कर रहे थे कि पीछे से तरुण की गुस्से भरी आवाज आई। नीति और राकेश ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। राकेश ने कमरे में घुसते वक्त दरवाजा बंद नहीं किया था, जिससे हल्की ठंडी हवा आ रही थी। तरुण सीधा अंदर आ गया। आते ही उसने ये सीन देख लिया। नीति राकेश के नीचे दबी थी, उनकी पोजीशन काफी अजीब लग रही थी। काउंटर अटैक में फेल होने के बाद और तरुण की गुस्से भरी आवाज सुनकर नीति ने अपने शरीर की सारी ताकत छोड़ दी और राकेश का हाथ छुड़ा लिया। राकेश ने भी जल्दी से उसे छोड़ा और खड़ा हो गया। तरुण ने राकेश को घूरा, उसकी नजरें किसी लवर को घूरने जैसी थी। दिखा नहीं? नीति ने कपड़ों की पीठ पर जमी धूल झाड़ते हुए कहा। तरुण की नजर राकेश पर गई, एक पल के लिए उसे घूरा, फिर सीधे नीति की तरफ मुड़ा। तुमने पहले मुझसे स्पारिंग का वादा किया था, है ना? तरुण ने याद दिलाया। मैं अब फ्री हूँ, चलो प्रैक्टिस करते हैं। नीति के सामने तरुण का लहजा नरम हो गया। वो गुस्से वाला चीखना भी बस पल भर की जल्दबाजी में निकला था, जो ज्यादातर राकेश की तरफ था। नीति के प्रति वो इतना अग्रेसिव नहीं था। मैं थक गई हूँ, शायद किसी और दिन, नीति ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तरुण नीति के पीछे पीछे बाहर चला गया, जबकि राकेश वही खड़ा रहा, चुपके से राहत की सांस लेते हुए। फिर वो मुस्कुराया और सिर हिलाया। जिसे आंखें हों वो देख सकता था कि तरुण को नीति पसंद थी, लेकिन नीति का रवैया उसके प्रति काफी कोल्ड था। राकेश के घर से निकलकर तरुण ने जल्दी जल्दी कुछ कदम बढ़ाए और नीति के साथ कदम मिला लिया।
नीति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नीति ने तरुण की तरफ एक नजर डाली, गहरी सांस ली और बोली, बोलो। मुझे तुम पसंद हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद, मुझे तुम पसंद नहीं हो। नीति का जवाब बहुत डायरेक्ट था। क्या तुम्हें राकेश पसंद है? ये सवाल पूछते वक्त तरुण का लहजा बहुत शांत था। ये तुम्हारा काम नहीं है। हम दोस्त हैं, है ना? तरुण ने अपने होंठ खींचे, बहुत कड़वाहट के साथ। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, फिर मैं हार मान लूंगा। नीति ने होंठ सिकोड़े और बोली, मुझे कोई पसंद नहीं है और मैं भविष्य में भी किसी को पसंद नहीं करूंगी। ये सुनकर तरुण की मायूस आंखों में थोड़ी चमक आई। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। जो मैं कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मुझे तुम अभी पसंद नहीं हो और भविष्य में भी नहीं होंगे, तो बेहतर है तुम हार मान लो, वरना हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। तरुण में जो उम्मीद अभी जगी थी, उसे नीति ने ठंडे पानी की तरह बुझा दिया। नीति का स्वभाव बहुत जिद्दी था। अगर उसने ऐसा कहा तो शायद कोई उम्मीद नहीं थी। जब तरुण अभी भी सन्न था, नीति पहले ही नीचे जा चुकी थी। प्रशांत के रहस्यमयी ढंग से गायब होने के बाद आभा ने लगातार लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। प्रशांत नहीं मिला, लेकिन जिया मिल गई। जब वो मिली तो कुछ मर्द उसे तंग कर रहे थे। आभा ने कम्युनिटी में मर्दों को औरतों को तंग करने की इजाजत नहीं दी थी। ये उसका बनाया हुआ नियम था। कटारा कम्युनिटी में कोई इसकी हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बाहर कुछ लोग इन बंधनों को तोड़ना चाहते थे। लेकिन जब आरुष ने उस औरत का चेहरा साफ देखा तो वो सन्न रह गई। कई सेकंड तक हिचकने के बाद उसने अपने साथियों को बुला लिया। उस दिन संजय के यहाँ आरुष को आभा की मदद करने से रोकने के लिए जिया ने आरुष के सिर पर बंदूक तान दी थी और कहा था कि अगर वो मदद करने की जिद करेगा तो वो उसे अपना भाई नहीं मानेगी। अगर वो उसका भाई नहीं होगा तो वो कोई रहम नहीं करेगी। बेशक आरुष जिया की धमकी से डरने वाला नहीं था और जिया ने आरुष को गोली मारी भी, लेकिन सिर पर नहीं बल्कि उसकी बाह में। उसका सोचना था कि अगर उसकी बाह घनी हो जाए तो वो स्नाइपर राइफल नहीं चला पाएगा और इस तरह आभा की मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन जिया की सोच के उलट आरुष ने दर्द सहा और स्नाइपर राइफल से विकास को ढेर कर दिया। कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार भाई बहन कटारा कम्युनिटी में अपने घर पर फिर से मिले। उस वक्त आरुष बेहोश था, तो उसे नहीं पता था कि उसे कटारा कम्युनिटी वापस लाया गया था। जब उसने आंखें खोली और वो कमरा देखा जो वो हर रात सपनों में देखती थी, उसे लगा वो फिर से सपना देख रही है। जैसे ही वो आंखें बंद करके दोबारा सोने वाली थी, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने कान खड़े किए और बाहर की आवाजें सुनी। उसे कदमों की आहट सुनाई दी, एक से ज्यादा लोगों की। उसे लगा शायद उसका भाई लौट आया हो, शायद मम्मी पापा भी। ऐसा सीन उसके सपनों में बार बार चला था। बदकिस्मती से ये सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। चैप्टर 297। अभी भी इतनी जिद्दी, तुम तो जिंदा ही रह गई। तुम कौन हो? जिया की आवाज बोलते वक्त भारी और कर्कश थी। पलक झपकते ही उसे याद आया कि पहले उसके साथ क्या हुआ था। उसने दांत भींचे, उसकी आंखें तीखी हो गईं। मैं कौन? मैं वही जो तुम्हें रास्ते से हटाने आई हूँ, नीति ने कहा और पास की कुर्सी पर बैठते हुए बेफिक्री से टेबल पर एक खंजर रख दिया। जब आरुष जिया को लेकर गया था तब उनका घर वैसे ही रखा गया था, किसी और को नहीं दिया गया। इसलिए कमरे की हर चीज जिया के लिए अब भी जानी पहचानी थी। उसे यकीन था कि ये उसका घर है, फिर भी ये औरत इतने ठाठ से अंदर घुसी थी और टेबल पर चाकू तक रख दिया। वो जरूर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी, वरना जिया उसे ऐसा घमंड दिखाने की सजा देती। जिया की नजरों में कुछ ठीक नहीं था, एक अजीब हल्की सी खतरनाक चमक तैर रही थी। आरुष कहाँ है? जिया ने सीधा सवाल दागा। अब उसने भाई भी कहना छोड़ दिया था। जब भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे तब उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। नीति ने इस जवान लड़की को देखा जो उम्र में छोटी थी लेकिन दिमाग में ढेर सारी चालबाजियां थी। उसे आरुष के लिए सचमुच तरस आया। फिर उसने अपने बारे में सोचा, शायद ये बड़े भाई बहनों की बुरी आदत होती है। वे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने के आदी हो जाते हैं और अगर छोटे भाई बहन कुछ ऐसा करें जो उन्हें चोट पहुंचाए तब भी वे खुद को तसल्ली देते हैं कि वो छोटे हैं, उन्हें क्या पता। पहली बार देखा है कि कोई इतने बेशर्मी से किसी और के घर पर कब्जा कर ले, फिर कहे कि उसे परवाह नहीं और गालियां भी दे। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो चली क्यों नहीं जाती? नीति ने जिया को चोट पहुंचाने वाले शब्द बिना किसी हिचक के बोले। तुम्हें लगता है मैं यहाँ रहना चाहती हूँ? अगर रहना नहीं चाहती तो निकल जाओ। अगर तुम अभी खड़ी होकर चली गई तो मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी और शायद तुम्हें छोड़ भी दूं। क्या आभा ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? जिया ने पूछा। उसे यकीन नहीं था कि उसकी घर वापसी आभा की मेहरबानी थी। आभा बस उसे वापस लाकर धीरे धीरे तड़पाना चाहती थी। शायद आरुष भी इसमें शामिल था। ये कहना गलत नहीं होगा कि आरुष आभा का पालतू कुत्ता था। हाँ, तुम जैसी दिमागहीन औरत को भेजा मुझे मारने के लिए, जिया ने जहर घोलते हुए कहा। क्या आभा के सारे लोग मर गए हैं जो तुम जैसी होस्टेस को भेज दिया? नीति पर जिया की नजर ठंडी थी, लेकिन दिल में अब आग भर चुकी थी।
चाकू लेकर सामने बैठी इस औरत से उसे शुरुआत में उतनी नफरत नहीं थी, शायद इसलिए कि उसने खुद को काबिल दुश्मन नहीं समझा था। लेकिन जैसे ही ये एहसास हुआ कि उसे मारने के लिए आभा और आरुष ने ही भेजा है, जिया के भीतर की जहर भरी जुबान जाग उठी। वो अब सिर्फ बोलकर इस औरत को तोड़ देना चाहती थी, जैसे कि इससे आभा की बेइज्जती हो जाएगी। नीति ने अपनी छाती की तरफ देखा और अचानक मुस्कुराई, थोड़ी खुशी वाली मुस्कान। उसने पूरी जिंदगी जी थी और ये पहली बार था जब किसी ने उसकी ऐसी तारीफ की थी। तुम स्मार्ट तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी नजरें काफी अच्छी हैं। नीति के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। जिया हैरान रह गई। क्या वो शब्द तारीफ के लिए थे? लेकिन भले ही तुमने मेरी तारीफ की, मैं तुम पर रहम नहीं करने वाली, नीति ने कहा। उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने टेबल से चाकू उठाया और जिया की तरफ बढ़ गई। नीति के अंदर कोई नरमी नहीं बची थी। उसकी आंखों में हमेशा से एक हल्की सी क्रूरता थी, और अब जब ट्रेनिंग के साथ गुस्सा भी जुड़ गया था तो उसका सामना मजाक नहीं था। जिया ने बहुत कुछ देखा था इस दुनिया में, झूठ, चालाकी, धोखा। लेकिन जब उसने नीति की आंखों में देखा तो वो समझ गई, ये औरत सिर्फ बोल नहीं रही थी, सचमुच जान लेने आई थी। वो घबरा गई। जिया ने बेड से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अचानक उठने लगी, नीचे का उसका धमक खिंच गया और दर्द की वजह से वो वापस बेड पर गिर पड़ी। नीति पास आ चुकी थी, उसके हाथ में चाकू ठंडी चमक बिखेर रहा था। उसने चाकू उठाया और बिना हिचक के जिया के चेहरे की तरफ लाई। वो उसका चेहरा बर्बाद करना चाहती थी। इतने अमानवीय टॉर्चर के बावजूद जिया को अपने चेहरे की बहुत फिक्र थी। आखिरी पल में जिया ने अपना हाथ उठाया और नीति की कलाई पकड़ ली, चाकू को नीचे आने से रोक दिया। नीति ने जोर से दबाया, जबकि जिया ने दोनों हाथों से नीचे से पकड़कर नीति का हाथ रोका। ये मानना पड़ेगा कि जिया की पकड़ काफी मजबूत थी, जख्मी होने के बावजूद वो इतनी देर तक नीति की ताकत का मुकाबला कर पाई। नीति ने ठंडी हंसी हंसी, फिर और जोर से दबाने लगी। तुम्हें भी मौत से डर लगता है ना? मैं तो सोच रही थी तुम कितनी बेरहम हो, अपने भाई पर भी हमला कर सकती हो। शायद तुम्हें मौत से डर ही नहीं, हमारे भाई बहन के मसले से तुम्हें कोई मतलब नहीं। अरे अब तुम्हें याद आया कि तुम भाई बहन हो। तुम्हें पता है वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, तो फिर से इमोशनल कार्ड खेलना चाहती हो? विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक और काले दिल वाली हो। तुम और आरुष शायद एक माँ से भी नहीं हो। नीति के बार बार आरुष का पक्ष लेने से जिया के दिल में नफरत की लहर उठी। उसने तंज कसा, मैं जवान हूँ, लेकिन वो भी तो इतना बूढ़ा नहीं है। क्या वो तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकता है? सुना है तुम जैसी उम्रदराज औरतें बहुत डिमांडिंग होती हैं। ओह रुको, तुम और आभा उसके लिए आपस में तो नहीं लड़ पड़ती? या शायद तुम तीनों एक साथ? एक सेंटेंस में 3 लोगों की बेइज्जती। नीति जिया के शब्दों से गुस्सा नहीं हुई और जवाब में बोली, लगता है तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है। ये सुनकर जिया को याद आया कि उसने पहले क्या क्या सहा था। उसने नीति को गालियां सिर्फ अपने गुस्से और नफरत को निकालने के लिए दी थी, जबकि नीति का ये बेफिक्र कमेंट जिया का असली एक्सपीरियंस था। नीति को इस बात की परवाह नहीं थी कि जिया ने क्या कहा, लेकिन अभी अभी कमरे में हाम फते हुए घुसे आरुष को इसकी परवाह थी। उसका पसीने से भरा चेहरा निराशा से भर गया। बाहरी लोग उन तीखे, कड़वे शब्दों से आहत नहीं होते, सिर्फ परिवार, सिर्फ वो लोग जो सचमुच फिक्र करते हैं, उन्हें चोट पहुंचती है। जैसे इस वक्त आरुष को। भले ही जिया ने उसे रोकने के लिए उसे जख्मी कर दिया था, लेकिन वो जिया के साथ वैसा बर्ताव नहीं कर सकता था जैसा जिया ने उसके साथ किया। अभी वो आभा के पास गया था, गिड़गिड़ाकर ये कहने की जिया को कम्युनिटी से निकाल दे, लेकिन उसकी जान मत ले। वो उसके लिए गिड़गिड़ा रहा था, और यहाँ जिया उसके बारे में तमाम बेइज्जत करने वाली बातें कह रही थी। आरुष का दिल टूट गया, सगी बहन भी बस इतनी सी होती है। चैप्टर 298। दुनिया बदल गई थी, और लोगों के दिल कब के बदल चुके थे। नीति ने अचानक अपनी पकड़ ढीली की और अपना हाथ पीछे खींच लिया। जिया जड़ता की वजह से अचानक फर्श पर जा गिरी। गिरने के बाद उसने ऊपर देखा और दरवाजे पर खड़े आरुष को देखा। आरुष उसे ठंडी नजरों से देख रहा था, पास नहीं आया। जिया को एक पल के लिए घबराहट हुई। उसे जरूर वो सब सुनाई दिया होगा जो उसने अभी कहा, लेकिन ये घबराहट बस पल भर की थी। सुन लिया तो सुन लिया, उसने जो कहा शायद वो सच भी हो। नीति को पहले से पता था कि आरुष कमरे में आ चुका है, इसीलिए उसने अचानक अपनी ताकत छोड़ी और जाने का इरादा किया। वो असल में किसी को मारने नहीं आई थी, वो बस इस लड़की को आभा के लिए सबक सिखाना चाहती थी। इतने काले दिल वाली इंसान को जिंदा नहीं रखना चाहिए, और मारने से पहले उसे आसानी से भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे कुछ ब्याज तो वसूल करना ही था। नीति ने चाकू को उंगलियों में घुमाया और कहा, अपनी बहन को तुम खुद संभालो। इतना कहकर वह वहां से निकल गई। कमरे में अब सिर्फ आरुष और जिया, भाई बहन, रह गए। जिया ने देखा कि आरुष के कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने सिर उठाया। मुझे ऐसे देखकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना? जिया ने ताना मारते हुए कहा। उसकी आंखों में आरुष के लिए जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। हालांकि वो इस वक्त कैदी थी, लेकिन उसके लहजे और चेहरे पर कहीं से भी हारने का एहसास नहीं था।
मजा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मैं बहुत निराश हूँ, आरुष ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी टोन इतनी शांत थी कि जमीन पर पड़ी लड़की उसे अब अपनी बचपन की लाडली बहन नहीं, बल्कि कोई अजनबी लग रही थी। निराश शब्द सुनकर जिया ठिठक गई। उसे बचपन से घर में बिगाड़ा गया था, प्यार मिला था, और जाहिर है उसकी काबिलियत की वजह से मम्मी पापा हमेशा उस पर गर्व करते थे। उसने कभी अपने परिवार को निराश नहीं किया था। निराश शब्द तो आरुष के लिए होना चाहिए था, उसके लिए नहीं। और अब आरुष कह रहा था कि वो उससे निराश है। निराश? तुम्हें मुझसे निराश होने की हिम्मत कैसे हुई? मम्मी पापा के जाने से पहले तुमने उनसे क्या वादा किया था? लेकिन पलक झपकते ही तुमने मेरी जिंदगी को एक ऐसी औरत के लिए दांव पर लगा दिया जो तुम्हें घास नहीं डालती थी। उस वक्त मैं घर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे आभा को खुश करने के लिए जबरदस्ती भेज दिया। तुमने कभी मेरे जज्बातों की परवाह नहीं की, ना ही तुम में मुझे बचाने की काबिलियत थी। मुझे तो खुद को कुर्बान करना पड़ा ताकि तुम्हारी मदद हो सके। तुमने मेरे लिए, मेरे भाई के तौर पर क्या किया? तुमने हमेशा मुझे और आभा में से आभय को चुना। आरुष ने जिया को देखा, जो जमीन पर पड़ी थी, चोटिल लेकिन जुबान से तीखी। उसे अचानक लगा जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं। तो जो कुछ उसने जिया के लिए किया, उसकी नजरों में वो सब सिर्फ आभा को खुश करने के लिए था। शायद जिया की नजर में उसके लिए अच्छा होने का मतलब था कि वो भी जिया की तरह आभा को दुश्मन माने। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। अब तुम अपने हाल पर हो, आरुष ने साफ शब्दों में कहा। जिया से उसका असली मोहभंग अब शुरू हुआ था, न कि उस वक्त जब जिया ने आखिरी बार उसे गोली मारी थी। जैसे ही आरुष जाने के लिए मुड़ा, जिया बोली, तुम आभा के लिए नहीं आए थे। तुमने कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं। ऐसे ही चले जाओगे तो क्या जवाब दोगे? भाई बहन का रिश्ता जो है, इसलिए तुम्हें एक मौका देती हूँ। मुझे दिशा का पता है। जाओ, आभा को बता दो कि अगर वो मेरी शर्तें मानेगी तो मैं उसे दिशा का ठिकाना बता दूंगी। क्या सुनाई दिया? आरुष की बात सुनकर नीति हंस पड़ी। इसे इतना कॉन्फिडेंस और हिम्मत कहाँ से मिल रही है ऐसी डिमांड करने की? आरुष का चेहरा बहुत सीरियस था। चाहे जो हो, जिया उसकी बहन थी। अगर दिशा का मामला ना होता तो वो उसकी शर्तें सुनाने यहाँ नहीं आता। जिया सिर्फ वो हिस्सा बताया जो सुनने लायक था, और भी कई बेतुकी बातें थी जो उसने छुपा ली। क्या ये सपने में है? ये चाहती है कि आभा की जगह ले और कटारा कम्युनिटी को संभाले? बाकी सबको छोड़ो, कुकू उसे ऐसा करने नहीं देगा, नीति ने कहा। सच कहूं तो अगर नीति को ये ना लगता कि जिया बार बार आरुष को तंग करती है और आभा के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है, तो वो इस दिमाग से खाली लड़की को देखने का जहमत भी ना उठाती। वो पहले चाकू लेकर गई थी सिर्फ जिया का टेम्पर चेक करने के लिए। अगर वो डर जाती और थोड़ा सुधर जाती तो ठीक था, लेकिन सच ये था कि टेढ़ा पेड़ बाहरी दबाव से सीधा नहीं हो सकता, उसे तोड़ना पड़ता है। नीति को उसे तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आरुष जल्दी में वापस आ गया था तो उसने कुछ नहीं किया। अब जिया की बताई शर्तें सुनकर उसे सचमुच वापस जाकर जिया को सबक सिखाने का मन कर रहा था। चलो, आभा ने शांति से कहा। कहाँ? सचमुच उसे मिलने जा रही हो? उसे इतनी अहमियत देने की क्या जरूरत? नीति को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि आरुष क्या सोचेगा। वैसे भी भाई बहन का रिश्ता तो टूट ही चुका था, और जो वो कह रही थी वो सच था। आभा ने हल्के से मुस्कुराया, कुछ बोली नहीं। जिया की इच्छा पूरी हुई और उसे आभा से मिलने का मौका मिल गया। मुझे पता है तुम्हें दिशा के हाथों बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी और तुम उससे बदला लेना चाहती हो। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं बताऊंगी, जिया ने घमंड भरे अंदाज में कहा, थोड़ी जानबूझकर ऊंची रखी, जैसे आभा से उसे जरा भी डर नहीं था। ओह, शायद मेरे भाई ने तुम्हें मेरी शर्तें नहीं बताई, तो मैं फिर से बता देती हूँ। अपना घर मुझे दे दो, तुम कटारा कम्युनिटी छोड़ दो और मैं तुम्हारी जगह लूंगी। आभा ने जिया को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। मुझे ऐसे मत देखो, जिया ने कहा, उसकी आवाज में जीत का गुरूर था। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन मैंने कहा ना, ये एक सौदा है। तुम मना कर सकती हो, लेकिन बाद में पछताओगी। आभा सिर्फ नीति को लाई थी, आरुष को नहीं। वो अपने लोगों के साथ नरमी बरत सकती थी, लेकिन उसकी सब्र की भी एक हद थी। जिया तो जैसे मौत के किनारे नाच रही थी, और अब आरुष भी उसे नहीं बचा सकता था। नीति, जाओ और कम्युनिटी के सारे सिंगल लड़कों को आंगन में बुलाओ। ठीक है, नीति ने जिया को एक गहरी नजर दी और वहां से चली गई। जिया ने अपने नीचे की चादर को कसकर पकड़ लिया, उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसे अभी अभी अमानवीय यातना झेलनी पड़ी थी, क्या अब फिर से वही होने वाला था? तुम भी कोई खास नहीं हो। तुम में और उन जानवरों में क्या फर्क है? जिया ने कहा। जानवरों से निपटने के लिए जानवरों को ट्रेन करने के तरीके नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें गलत क्या है? हाँ, जैसा तुम्हारा मन। वैसे भी मैं तो पहले ही टूट चुकी हूँ। तुम चाहे जिसे बुला लो, मुझे कोई डर नहीं, जिया ने दिखावटी हिम्मत के साथ कहा। नहीं, उसे थोड़ा डर तो था।
वो आभा से ऐसे बात करने की हिम्मत इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि आभा आरुष का ख्याल करके उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं करेगी, और ये भी कि आरुष उसे इतनी बेइज्जती होने नहीं देगा, भले ही उनका रिश्ता टूट चुका हो। आभा ने हल्के से मुस्कुराया, तुम अपने बारे में ज्यादा ही सोचती हो। मेरी कम्युनिटी के लोग अच्छा खाते पीते हैं, वो किसी सड़ी मछली या झींगे पर नहीं टूट पड़ेंगे। कहीं कोई गंदी बीमारी लग गई तो? पहले जिया ने नीति पर ऐसे ही तीखे शब्दों से हमला किया था, लेकिन नीति पर कोई असर नहीं हुआ। अब जब आभा ने जिया पर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो जिया ऐसे भड़की जैसे कोई उसकी पूंछ पर चढ़ गया हो। सीधे सीधे कहे तो जिया की बातें बेसिर पैर थी, सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए, बिना किसी ठोस नुकसान के। लेकिन आभा ने जो कहा वो जिया ने सचमुच झेला था, और उसका असर उस पर हमेशा के लिए रह गया था। आभा उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। आभा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिया ने अपने दिल में चीख कर कहा। मुझे मारना चाहती हो? अगली जन्म में? आभा ने जिया के विचार पढ़ लिए और बेफिक्री से कहा, तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम्हें बचाकर कम्युनिटी में आराम करने के लिए लाया गया था? जिया ने पहले सचमुच ऐसा सोचा था, इसलिए उसे लगता था कि आरुष आभा के लिए बहुत अहम है, इतना अहम कि उसे कम्युनिटी में वापस लाया गया। चैप्टर 299। दरअसल जिया को अपने आप पर जरा ज्यादा ही घमंड था। उसे क्या पता कि बिना शर्त वाला परिवार का प्यार भी एक दिन खत्म हो सकता है। नीति ने आभा के कहने पर कुछ लोगों को बिल्डिंग 5 में बुलाया, लेकिन खबर फैली कि कुछ तमाशा होने वाला है, और बेकार बैठे लोग झुंड बनाकर वहां पहुंच गए। हॉलवे में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन भीड़ भाड़ वाला गलियारा कुकू के रास्ते में रुकावट नहीं बना। वो सीधा अपने टारगेट की ओर बढ़ गया। जब जिया ने सुना कि आभा ने नीति से कम्युनिटी के लड़कों को बुलाने को कहा तो वो एक पल के लिए डर गई, लेकिन फिर उसे फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार ये पहली बार तो था नहीं। लेकिन जब उसने कुकू को अपने नुकीले दांत दिखाते देखा तो उसे तुरंत डर ने घेर लिया। कुकू अब उस वक्त से 2 गुना बड़ा हो चुका था जब वो कम्युनिटी छोड़कर गई थी। उसके नुकीले दांत और पंजे डरावने लग रहे थे। किसी को चीथड़े उड़ाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आभा ने मुस्कुराते हुए कुकू का सिर सहलाया। आज तुम सचमुच अपनी ताकत दिखा सकते हो। बस ज्यादा खून खराबा मत करना, बस 6-7-8 टुकड़े कर दो, वरना तुम्हें धोने में झंझट होगी। तुम क्या करने वाली हो? जिया घबरा गई और तुरंत पीछे खिसक गई। चिंता मत करो, बाहर ढेर सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। तुम अकेली नहीं हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने लोगों को तमाशा देखने के लिए बुलाया? आभा ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। इतना खूनी सीन औरतों और बच्चों को कम देखना चाहिए, लेकिन मर्द ज्यादा देख सकते हैं, हिम्मत बढ़ेगी। कुकू आभा का ऑर्डर पाकर धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ रहा था। जिया डर से कांप रही थी। उसने तो ये भी सोच लिया था कि उसका मांस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसे दूसरों की बदमाशी का डर नहीं था, लेकिन कुकू के हाथों चीथड़े उड़ने और मौत का डर उसे सता रहा था। आभा, तुम्हें दिशा का ठिकाना नहीं चाहिए। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरा भाई तुम्हें बाद में जरूर कोसेगा। दिशा इतनी अहम नहीं है, और तुम तो उससे भी कम। आभा ने जिया से और बात बर्बाद नहीं की। कुकू ने झपटा मारा, अपने दोनों पंजों से जिया को दबाया और उसकी बाह पर दांत गड़ा दिए। हटो हटो। जिया की चीखों के बीच कुकू के नुकीले दांतों ने उसका मांस चीर दिया। मैं बता दूंगी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। जिया की चीखें पूरे गलियारे में गूंज रही थी, जिससे बाहर खड़े लोगों की रीढ़ में सहरन दौड़ गई। दरवाजे पर खड़े लोग अंदर का मंजर साफ देख सकते थे, कैसे कुकू ने जिया की बाह से मांस का टुकड़ा नोच लिया और खून फव्वारे की तरह बह रहा था। जो लोग पहले कुकू को दोस्ताना और क्यूट समझते थे, वो अब उसके पास नहीं फटकना चाहते थे। आभा ने जिया की दया की पुकार को अनसुना कर दिया। जब कुकू ने दूसरा मांस का टुकड़ा नोचा तब जिया बेहोश हो गई। कुकू कुकू ने मुंह में मांस का टुकड़ा थूक दिया और आभा की ओर चल पड़ा। जब जिया दोबारा होश में आई तो कमरा अंधेरा था। उसकी बाह से साफ दर्द उठ रहा था। उसने धीरे से अपनी बाह छुई, जहां कपड़े की पट्टियों में लिपटा एक बड़ा सा गड्ढा था। कपड़ा गीला था और खून अभी भी रिस रहा था। जिया को आखिरकार डर लगने लगा। भाई भाई, तुम हो वहां? जिया की कांपती आवाज घर में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो घर पर नहीं था तो उसकी चोट को किसने बांधा? जिया ने हिम्मत नहीं हारी और 2 बार और जोर से पुकारा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसका भाई सचमुच उसकी परवाह नहीं कर रहा था। उसने सचमुच उसे छोड़ दिया था। डर और खौफ उसके दिल में उमड़ पड़ा, और शारीरिक दर्द के साथ मिलकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले ही पल मर जाएगी। आखिरकार वो टूट गई और रोने लगी। आधी रात को इतना चिल्ला क्यों रही हो? दरवाजा खुला और एक भेड़िए की लालटेन की हल्की रोशनी अंदर आई, साथ में एक चिढ़ी हुई डांट। अगर और चिल्लाकर लोगों की नींद खराब की तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। इतना कहकर दरवाजा फिर बंद हो गया। कुकू के जिया को लगभग चीथड़े उड़ाने की खबर पूरी कम्युनिटी में आग की तरह फैल गई। नमन के आदमियों ने भी ये सुना और चुपके चुपके इस पर बात कर रहे थे। आभा तो सचमुच बेरहम है।
उसने कहा था चीथड़े उड़ाएगी, और उसने जिया को एक टुकड़े में नहीं छोड़ा। ये कोई पहली बार तो है नहीं। भूल गए नरेन की चीखें जब उसने उसकी कमजोर जगह पर लात मारी थी। नरेन हमारा आदमी था तो जाहिर है वो रहम नहीं दिखाएगी, लेकिन जिया तो आरुष की बहन है ना। नमन और उसके लोग जानते थे कि आरुष आभा का स्नाइपर है। इतनी कम उम्र में स्नाइपर बनना, उसमें सचमुच कुछ दम था। लॉजिकली चूंकि आभा आरुष को इतना अहम मानती थी, उसे उसकी बहन का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। इसलिए तुम लोग बस सिपाही ही रह सकते हो, किसी और ने टोका। अगर एक लीडर सबके साथ बराबरी का बर्ताव ना करे तो लोग उसका सम्मान कैसे करेंगे? अरे तुम तो गुरु निकले। नमन और उसके लोग कटारा कम्युनिटी के सबसे पीछे वाली नई बिल्डिंग में रहते थे। अंदर का काम अधूरा था, सारी दीवारें नंगी कंक्रीट की थी। चूंकि वो बड़ा ग्रुप था, उन्होंने एक यूनिट में साथ रहना चुना। सब मर्द थे और एक दूसरे को जानते थे, तो उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और गलियारे या बगल के कमरे की बातें आसानी से सुनाई देती थीं। जब नमन अपने कमरे से निकला तो उसने सबको दिन की घटनाओं पर गपशप करते सुना। वो आभा की काबिलियत की बहुत कदर करता था। वो एक नेचुरल लीडर थी, दयालु लेकिन सख्त, वफादार लेकिन बहुत सिद्धांतवादी। वो अपने लोगों के लिए उदार थी और दुश्मनों के लिए बेरहम। रात के 8 बजे जब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, कुछ लोग गश्त करने वाले गार्ड्स के अलावा नीचे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। ये कहीं और मुमकिन नहीं था। लोगों को हर वक्त चौकन्ना और सावधान रहना पड़ता था, घर में भी, बाहर जाने की तो बात ही छोड़ो। नमन कम्युनिटी में घूमता हुआ बिल्डिंग 5 पहुंचा। वो पहली बार वहां आया था। उसे पता था कि आभा इस बिल्डिंग में रहती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस फ्लोर पर, और वो बिना इजाजत अंदर नहीं गया। उसने बिल्डिंग के गार्ड को ढूंढा और अपनी आने की खबर देने को कहा। जल्द ही आभा नीचे आई। आभा, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। आभा ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, चलते चलते बात करें। शाम को मौसम थोड़ा ठंडा था तो टहलते हुए बात करना अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे लोगों ने पहले तुम्हें बहुत परेशानी दी। मैंने इस दौरान अपने आदमियों की फिर से छानबीन की है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आभा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत मेहनत की कैप्टन नमन। नमन ने झंपते हुए जल्दी से हाथ हिलाया। ऐसा कहना तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। चैप्टर 300। वो यहाँ मदद करने आया था, लेकिन अभी तक मदद तो दूर, लगभग किसी की जान लेने की नौबत आ गई थी। वो मेहनत का दावा कैसे कर सकता था? दरअसल आभा उनके साथ काफी अच्छी थी। हालांकि आभा अभी भी उनसे सावधान थी, लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इतने लंबे समय तक सर्वनाश में रहने के बाद उन्होंने कटारा कम्युनिटी में सब्जियां खाई थी। प्रशांत इतने समय से गायब है और कोई खबर नहीं। मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शायद डर था कि आभा मना कर देगी, इसलिए नमन ने तुरंत जोड़ा। कम्युनिटी के लोग, चाहे फिजिकल फिटनेस हो, ट्रैकिंग हो या निशानेबाजी, किसी प्रोफेशनल सिपाही से कम नहीं है। सिर्फ प्रशांत के आदमियों का बाहर जाकर ढूंढना काफी नहीं है। मैं एक टीम भेज सकता हूँ या मैं खुद जाकर ढूंढ सकता हूँ। आभा ने नमन की ओर देखा। तुम जा नहीं सकते। नमन ने आभा की तरफ देखा और दिल में हल्की सी सांस ली। लगता है आभा की ब्लैकलिस्ट से उनका नाम जल्दी हटने वाला नहीं था। प्रशांत के आदमियों ने भी, जो उसे इतना अच्छे से जानते हैं, उसे ढूंढ नहीं पाया। तुम लोग भी अगर बाहर जाओगे तो बस टाइम और एनर्जी की बर्बादी होगी। आभा ने नमन की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है, खासकर तुम नमन। तुम्हें ढूंढने के लिए भेजना तुम्हारे टैलेंट की बेकार करना होगा। नमन की थोड़ी सी निराशा पल में हवा हो गई। कटारा कम्युनिटी में इस दौरान उसे लग रहा था कि उसकी काबिलियत का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लेकिन अब आभा की ये बात सुनकर उसे अचानक सब क्लियर हो गया। वह बस ओवरथिंक कर रहा था। जिया को कई दिन कमरे में बंद रखा गया था और उसकी इन्फेक्टेड चोट की वजह से उसे तेज बुखार हो गया। धुंधली हालत में उसे लगा कि कोई उसे दवा खिला रहा है और ठंडी पट्टी से उसका तापमान कम कर रहा है। वह साफ साफ नहीं देख पा रही थी कि कौन है, लेकिन उसे यकीन था कि ये उसका भाई ही होगा। जिया को लगा कि वह मरने वाली है और अब उसे पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए आरुष से बोली, भाई मुझे माफ कर दो। मम्मी पापा अब नहीं रहे, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, लेकिन हम दुश्मन बन गए। मैं जानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए आभा से गिड़गिड़ाए, लेकिन जितना तुमने मेरे लिए किया उतना ही मैं तुमसे नफरत करने लगी। मुझे तुम्हारी कमजोरी से नफरत थी, तुम्हारा झुकना मुझे पसंद नहीं था। असल में मैं आभा से जलती थी। कम्युनिटी में सब उसकी इज्जत करते थे, उसे प्यार करते थे। उसके पास खाना पीना प्यार सब कुछ था और हमारा परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो गया। मैं उससे नफरत करती थी। मैं सचमुच बहुत घमंडी थी। उसके सामने मैं चींटी जैसी थी। अगर मैं मर जाऊं तो तुम दुखी मत होना। तुम्हारी काबिलियत के साथ तुम आभा की नजरों में बहुत वैल्यू पा सकते हो और अच्छा जिंदगी जी सकते हो। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। जिया अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ही उन्हें मारा। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और बहुत बड़ी गलती कर दी।
मैं उस दिशा को अपने हाथों से मारना चाहती थी मम्मी का बदला लेने के लिए, लेकिन वह पहले ही भाग निकली। फिर भी भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। मुझे पता है वह किसी को ढूंढने गई, लेकिन अफसोस मैं उसे फॉलो करके मार नहीं पाई। वह किसे ढूंढने गई थी? जिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने वाकई में उसके भाई का चेहरा था, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा उसे याद था। वह मासूम जवान लड़का नहीं रहा। भाई, बस एक शब्द, और जिया फूट फूट कर रोने लगी। वह सचमुच डर गई थी और उसे सचमुच पछतावा था। मौत का सामना करने के बाद ही इंसान को असल में होश आता है। भाई, मैं गलत थी, सचमुच बहुत गलत थी। तुमने कहा तुम्हें पता है दिशा कहाँ गई? आरुष ने फिर पूछा। जिया ने अपने आंसुओं से धुंधले चेहरे को उठाया, आरुष की तरफ देखा और सिर हिलाया। मुझे पता है। जब मुझे मारा जा रहा था, दिशा पास में थी। उसे लगा मैं मर चुकी हूँ, तो उसने प्रवीण को बताया कि वह कहाँ जा रही है। कहाँ? व्हाइटफील्ड। व्हाइटफील्ड? ये कैसी जगह है? नीति ने आभा की तरफ देखते हुए पूछा। मुंबई इतना बड़ा है, हम ऐसी जगह को कहाँ ढूंढेंगे? पहले होता तो ऑनलाइन सर्च कर लेते, चेक कर लेते, लेकिन अब सिर्फ एक नाम के साथ जगह ढूंढना मुश्किल है ना? आभा दीवार के सहारे खड़ी थी, एक पैर पीछे मोड़कर दीवार पर टिका रखा था। वह नीति की बातें सुन ही नहीं रही थी, अपनी ही सोच में खोई थी। नीति ने ऊपर देखा और पाया कि आभा उसकी बात सुन ही नहीं रही। उसने आभा के सामने हाथ हिलाया। अरे, मैं तुम्हें व्हाइटफील्ड के बारे में एनालाइज कर रही हूँ और तुम यहाँ स्पेस आउट कर रही हो। उसने मजाक में आभा को देखा, फिर आवाज धीमी करके बोली, क्या अभी भी कल रात की मस्ती में हो? कल रात क्या? आभा ने नीति की नजरों से उसका मतलब समझ लिया। वह ना तो शर्माई, ना ही गुस्सा हुई, बल्कि बहुत कूल होकर बोली, तुमने देखा? नीति, मेरे पास वैसी अजीब हॉबी नहीं है। वैसे भी आभा के बिल्डिंग का एंट्रेंस तो विस्फोट से भी नहीं हिलता, और वह स्पाइडरमैन भी नहीं थी जो दीवारों पर चढ़कर दूसरों की बेडरूम एक्टिविटीज की जासूसी करे। आभा ने गंभीरता से सिर हिलाया। सही बात है, जो नहीं एक्सपीरियंस करते वही क्यूरियस होते हैं ना? नीति कुछ बोल नहीं पाई। नीति ने जो कहा वह बेकार भी नहीं था। मुंबई इतना बड़ा था और अब व्हाइटफील्ड नाम की जगह ढूंढना सचमुच बहुत मुश्किल था। एक आम इंसान के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन वेदांत कोई आम इंसान नहीं था। उसके पास मुंबई का सबसे डिटेल्ड और पूरा नक्शा था, जिसमें छोटी छोटी गलियों की दुकानों तक का जिक्र था। तो आभा ने जल्दी ही व्हाइटफील्ड नाम की जगह ढूंढ ली। इत्तेफाक से वह जगह रॉय ग्रुप से ज्यादा दूर नहीं थी। आभा ने कम्युनिटी में कुछ लोगों को पीछे रहने के लिए कहा, फिर वेदांत, नीति, नमन और राकेश के 3 आदमियों के साथ व्हाइटफील्ड के लिए निकल पड़ी। आभा के आंगन में कई गाड़ियां खड़ी थी। पहले उन्होंने दूसरों की गाड़ियां लूटी थी और वेदांत की यूनिमॉग और वेदांत से मिली जीप भी कम्युनिटी में खुलेआम खड़ी थी। वह जीप वेदांत की नई गाड़ी थी, अभी अभी खरीदी गई थी। उसे कम नोटिस करने योग्य बनाने के लिए आभा ने उस पर खास तौर पर धूल डाल दी थी। वैसे उसे पुराना दिखाना बेहतर तरीका होता, लेकिन आभा का दिल नहीं माना। नई गाड़ी थी, उसने अभी एक बार भी नहीं चलाई थी, और उसे पुराना दिखाने में उसे दुख होता। उसने आसान तरीका चुना, धूल डाल दी। 9 लोग, 3 गाड़ियां। आभा ने जीप चलाई, जिसमें सिर्फ वेदांत सवारी के तौर पर था। नीति ने वेदांत की यूनिमॉग चलाई, जिसमें राकेश और उसके 3 आदमी थे। नमन ने वेदांत से लूटी गई मिलिट्री गाड़ी चलाई, जिसमें उसके 2 आदमी थे। नीति ने एक्साइटमेंट से स्टीयरिंग व्हील को छुआ। ये वो लग्जरी गाड़ी थी जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था, और अब उसे इसे चलाने का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिल रहा था। राकेश ने मजाक में कहा, ड्राइवर बनकर इतनी खुश लग रही हो। नीति ने उसे घूरा, तुम्हें क्या पता? सचमुच नहीं पता। ये गाड़ी नमन की मिलिट्री जीप से कितनी अलग हो सकती है। तुम्हें इसका फर्क देखने का मौका मिलेगा, हालांकि मैं चाहती हूँ कि ऐसा मौका कभी ना आए। नीति ने जैसे ही ये कहा, उसने देखा कि आभा की गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी। वह जल्दी से उसका पीछा करने लगी। नमन सबसे पीछे था, तीनों गाड़ियां 500 मीटर से कम की दूरी पर थी। आभा लीड कर रही थी, नमन पीछे से इमरजेंसी के लिए तैयार था। नीति बीच में बिना किसी प्रेशर के लग्जरी गाड़ी चलाने का मजा ले रही थी। धमाकेदार म्यूजिक, एसी फुल ऑन। अगर बाहर की टूटी फूटी धूप में जली धरती और वीरान शहर को न देखा जाए तो ये किसी ट्रिप पर निकले काफिले जैसा लग रहा था। कम से कम उस पल में नीति को ऐसा ही लग रहा था। एपोकैलिप्स पहले से ही काफी टफ था। जब ऐसा रिलैक्सिंग मौका आया तो उसे इसे लपकना ही था। लेकिन ऐसा मौका बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कार का म्यूजिक आधा गाना भी पूरा नहीं हुआ था कि आभा और नमन से एक साथ वार्निंग आई, ज़ॉम्बी। नीति ने म्यूजिक बंद किया और राकेश की तरफ बेफिक्र नजरों से देखा। उसने अभी अभी कहा था कि राकेश को इस गाड़ी का फर्क देखने का मौका मिलेगा, और वह मौका इतनी जल्दी आ गया। भगवान जाने वह ऐसा मौका बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन चैलेंज का सामना करना नीति का स्टाइल था। तुम्हारा होराइजन ब्रॉड करने का चांस आ गया। चैप्टर 301।
ज़ॉम्बी की भीड़ नीति ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा थी। लेकिन ये वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी नहीं लग रहे थे जिन्हें राहुल लीड करता था, ना ही लैब में बने वो जायंट ज़ॉम्बी। राकेश और उसकी टीम ने बंदूकें तैयार कर ली थी, किसी भी पल फायर करने को तैयार। ज़ॉम्बी की लहर सामने से आ रही थी, जिसकी वजह से आभा और उसकी गैंग को गाड़ियां रोकनी पड़ी। आज हम फाइनली ग्रेनेड्स का खुल्लम खुल्ला यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आभा ने कहा और अपनी स्पेशल पावर से 5 ग्रेनेड्स निकाले जो उसने वेदांत को थमा दिए। गाड़ी में सिर्फ वो दोनों थे तो कोई सीक्रेट लीक होने का टेंशन नहीं था। वेदांत ने खिड़की नीचे की और सामने वाली ज़ॉम्बी भीड़ की तरफ एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड जोरदार धमाके के साथ फटा और भीड़ में तुरंत एक गैप बन गया। लेकिन वो गैप जो अभी बना था पल में फिर भर गया। आभा और उसकी गैंग ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही थी। ये ज़ॉम्बी बहुत स्मार्ट है, आभा ने कहा। वेदांत ने धीरे धीरे पास आते ज़ॉम्बी को देखा और बोला, जिस पल गैप बनता है धमाके से वो फिर से बंद होने तक 30 सेकंड का टाइम है। इतना टाइम हमारे लिए रश करने को काफी है। उनका आज का मकसद ज़ॉम्बी मारना नहीं था, तो सारे ज़ॉम्बी खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। 30 सेकंड में हम निकल सकते हैं। वो तो निकल ही लेंगे, लेकिन नीति और नमन उनके पीछे पीछे आ पाएंगे, ये पक्का नहीं था। ये सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट नहीं था, बल्कि उनकी नजरों की तेजी और कोऑर्डिनेशन का भी। नीति कर पाएगी? वेदांत ने पूछा। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। नीति बेफिक्र दिखती थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की थी, आभा से भी बेहतर। वो एक क्लब की कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी थी और चैंपियन बनी थी। वो सिर्फ प्राइज मनी के लिए रेस में उतरी थी। ठीक है, तो अगली बार जब मैं ग्रेनेड फेंकूं, तुम कमांड देना और हम रश करेंगे। आभा ने सिर हिलाया, फिर वॉकी टॉकी से नीति और नमन को प्लान बताया। नीति ने स्टीयरिंग व्हील को टाइट पकड़ा, उसकी नजरें आभा की गाड़ी पर जमी थी, किसी भी पल जाने को तैयार। उस पल उसे वही थ्रिल फील हो रहा था जो उसने उस रेसिंग कंपटीशन में फील किया था। वेदांत ने मौका देखकर एक और ग्रेनेड ज़ॉम्बी भीड़ की तरफ फेंका। हैरानी की बात, इस बार डैमेज पिछले बार से काफी कम हुआ, क्योंकि ज़ॉम्बी को पता था कि उसे कैसे बचना है। गो! आभा के कमांड पर उसने एक्सीलरेटर फुल दबाया और आगे बढ़ी। कई ज़ॉम्बी हवा में उछल गए, दूर जाकर गिरे। कुछ के सिर सीधे फट गए, कुछ के हाथ पैर कई टुकड़ों में टूट गए, लेकिन क्योंकि उनके सिर और दिल को नुकसान नहीं हुआ, वो जल्दी ही अपने टेढ़े मेढ़े शरीर को घुमाकर फिर खड़े हो गए। इस बार गैप का टाइम और भी कम था। जब नीति और उसकी गैंग आगे बढ़ी, वो डायरेक्ट पास नहीं कर पाए और ज़ॉम्बी को टक्कर मारकर निकलना पड़ा। उनकी गाड़ी लगभग पूरी तरह ज़ॉम्बी के घेरे में थी। ज़ॉम्बी गाड़ी के बॉडी पर टूट पड़े, जैसे टिड्डियां फसलों पर। और ये ज़ॉम्बी टिड्डियों से कहीं ज्यादा डरावने थे। लगभग कोई चेहरा सही सलामत नहीं था। एक 60 साल की बूढ़ी औरत, उसका मुंह खुला हुआ, खून से लाल, ना दांत ना जीभ, बस एक काला खोखला गड्ढा। उसके बूढ़े चेहरे पर झुर्रियों के अलावा क्रिसक्रॉस काली लकीरें थीं, एक आंख लाल थी और दूसरी आंख का गड्ढा भी काला खोखला। एक 7-8 साल की लड़की, उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ, कुछ जगहों पर कीड़े पड़ चुके थे। उसे लड़की सिर्फ इसलिए पहचान सकते थे क्योंकि उसके 2 छोटे चोटी थे। उसकी चोटी के हेयर टाई पर अब आधी इंसानी आंत लिपटी थी, जैसे नरक से निकले भूत। ज़ॉम्बी गाड़ी की खिड़कियों और बॉडी पर धम-धम ठोक रहे थे। हर ठोकर के साथ राकेश का दिल धड़क रहा था। उनके पास अभी भी बंदूकें थी, लेकिन वो खिड़कियां खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो बस गाड़ी के अंदर से उन डरावने चेहरों को देख रहे थे, ठोकने की आवाज सुन रहे थे। नीति ने एक्सीलरेटर दबाया, इंजन करा रहा था। गाड़ी दर्जन भर मीटर आगे बढ़ी, लेकिन रास्ता पूरी तरह साफ नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि कम से कम दर्जनों ज़ॉम्बी गाड़ी के सामने रुकावट बन रहे थे, और ये सारे ज़ॉम्बी म्यूटेटेड थे, जिनमें गजब की ताकत थी। जैसे ही वो घिर गए, सामने और पीछे से गोलियों की आवाज शुरू हो गई। नीति ने एक्सीलरेटर दबाए रखा और रुकावट काफी कम हो गई। लेकिन गाड़ी जिस रास्ते से गुजरी, वो उबड़ खाबड़ था। वो ज़ॉम्बी की लाशों को कुचलते हुए जा रही थी। जल्दी ही गाड़ी पर चढ़े ज़ॉम्बी भी कम हो गए और नीति को आखिरकार एक उम्मीद की किरण दिखी। एक जोश के साथ उसने आगे के ज़ॉम्बी को तोड़ते हुए गाड़ी निकाल ली। उसके निकलने के बाद राकेश और उसकी टीम ने तुरंत पलटकर ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाईं। ज़ॉम्बी को जैसे एहसास हो गया कि जो 2 गाड़ियां निकल गईं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने नमन की गैंग को घेरना छोड़ दिया और डायरेक्ट आभा की गैंग की तरफ मुड़ गए। गाड़ी में चढ़ो और चलो। नीति ने बिना कुछ बोले गाड़ी में चढ़ी, गियर डाला, एक्सीलरेटर फुल दबाया और आभा के पीछे पीछे चली। क्योंकि ज़ॉम्बी ने नमन की गैंग को घेरना छोड़ दिया था, वो आसानी से ज़ॉम्बी की भीड़ को तोड़कर निकल गए और आभा और उसकी टीम के पीछे तेजी से चले। जब पीछे ज़ॉम्बी की भीड़ दिखनी बंद हो गई, तब जाकर नीति ने राहत की सांस ली। अब मैं कुछ भी बोलूंगी नहीं, जो बोलती हूँ वही हो जाता है। राकेश हंसा, इस बार मैंने सचमुच बहुत कुछ सीख लिया। जब वो ज़ॉम्बी हमें इतने टाइट घेरे हुए थे, मैं सोच रहा था अगर गाड़ी की खिड़की टूट गई तो पहले गोली मारूं या चाकू यूज करूं। मुझे नहीं पता था कि ये ग्लास इतना टफ है, एक खरोंच भी नहीं आई।
नीति ने राकेश को ऐसे देखा जैसे वो कोई नौसिखिया छोटा भाई हो। ये गाड़ी स्पेशली मॉडिफाइड है। भूल जाओ तोड़ना, गोलियां भी इसे भेद नहीं सकती। आज मैंने सचमुच बहुत कुछ सीख लिया। अब समझ आया तुम इस गाड़ी को देखकर इतनी एक्साइटेड क्यों थी। अब मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ। नीति और उसकी टीम को खतरे से निकलने की एक्साइटमेंट थी, लेकिन नमन की गैंग इतनी लकी नहीं थी। वो एक आम मिलिट्री गाड़ी चला रहे थे जो नॉर्मल गाड़ियों में तो टिकाऊ थी, लेकिन म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के अटैक के सामने थोड़ी कमजोर थी। गाड़ी का फ्रंट हुड डैमेज हो गया था और पीछे की खिड़की मकड़ी के जाले जैसी टूट गई थी। नमन के एक आदमी ने घबराई आवाज में कहा, अच्छा हुआ हम मेन टारगेट नहीं थे, वरना हमें जिंदा चीर दिया जाता। नमन का एक आदमी अजय ने तंज कसते हुए हंसा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अजय, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, तुम सही कह रहे हो। अगर आज हम पकौड़े की तरह घिर गए होते तो अब तक या तो मर चुके होते या ज़ॉम्बी की भीड़ का हिस्सा बन गए होते। नमन ने अजय की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अजय की हंसी में तंज था, अपनी अंदर की नाराजगी निकाल रहा था। आभा से नाराजगी और शायद खुद से भी। कुछ ही सेकंड में आभा और नीति की गाड़ियां आगे रुक गईं। नमन ने भी जल्दी ब्रेक मारा और गाड़ी रोकी। चैप्टर 302। आभा नमन की गैंग के पास आई, डैमेज्ड गाड़ी को देखा और बोली, तुम सब आगे की 2 गाड़ियों में चढ़ जाओ। इस गाड़ी को छोड़ रहे हैं, इसमें अभी भी पेट्रोल है। इसे ऐसे ही छोड़ देना अफसोस की बात थी। हालांकि उसे पता था कि आभा के पास पेट्रोल की कमी नहीं थी। टेंशन मत लो, ये वेस्ट नहीं जाएगा। मैं टूल्स लाया हूँ, राकेश ने कहा और ट्रंक से एक ऑयल साइफन और 50 किलो का बैरल निकाला। राकेश पहले भी आभा के साथ कई बार तेल चुराने निकल चुका था, तो उसे ये काम अच्छे से आता था। थोड़ी ही देर में उसने मिलिट्री गाड़ी का सारा पेट्रोल ड्रम में भर लिया। नमन और अजय आभा की गाड़ी में चढ़े और बाकी वाला नीति की गाड़ी में। दोनों गाड़ियां फुल स्पीड में आगे बढ़ी। ये मेरा डिप्टी है, अजय, नमन ने कहा। आभा ने अजय को पहले भी देखा था, पर उसका नाम पहली बार सुना। हाँ, मैं इसे जानती हूँ, आभा ने रियरव्यू मिरर में झांकते हुए कहा। आभा और वेदांत ने जगह बदल ली थी। अब वेदांत ड्राइव कर रहा था और आभा पैसेंजर सीट पर थी। सिर्फ नमन ही नहीं, अजय को भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ और उसने आभा की तरफ देखा। पहले अजय कम्युनिटी में बहुत लोकी रहता था, ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता था। इतने सारे लोगों में आभा का हर किसी को जानना पॉसिबल नहीं था। मुझे नहीं लगता मैं इतना हैंडसम हूँ कि कोई मुझे भीड़ में एक झलक में पहचान ले, अजय ने हंसते हुए मजाक किया। आभा ने जवाब दिया, हैंडसम तो नहीं, पर तुम्हारी चाकूबाजी कमाल की है। अजय का चेहरा एक पल के लिए अकड़ गया। उसने सोचा और याद आया कि उसने चाकू सिर्फ पिछले बार जो संजय के इलाके में ज़ॉम्बीज को मारा था तभी यूज किया था। फिर वो हंसा, तुम्हारे सामने तो मेरी कला कुछ भी नहीं। मेरे पूर्वज एक सिक्योरिटी एस्कॉर्ट एजेंसी चलाते थे, तो कॉम्बैट स्किल जनरेशन से जनरेशन तक पास हुए। मेरे पास आते आते बस थोड़ा सा जंगली फाइटिंग स्टाइल बचा, कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं। ऐसा है क्या? आभा ने इतना कहा और चुप हो गई। नमन और अजय ने इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। व्हाइटफील्ड पहुंचने पर 1.5 घंटे बाद वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके। रॉय ग्रुप के 3 बड़े अक्षरों में से एक गिर चुका था। पास में एक यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग थी। आसपास की ऊंची इमारतों के बीच वो 5 मंजिला यूरोपियन बिल्डिंग काफी हटके लग रही थी। ये व्हाइटफील्ड है? नीति ने पूछा। राकेश ने कहा, हाँ, मैंने अभी व्हाइटफील्ड के अक्षर देखे। उन्होंने गाड़ियां रॉय ग्रुप बिल्डिंग के सामने पार्क की, जो लैंगे से थोड़ा दूर थी। तो अब डायरेक्ट अंदर जाए या पहले चुपके से चेक करें? सबने आभा की तरफ देखा, उसके फैसले का इंतजार करने लगे। सबको पता था कि वो यहाँ दिशा नाम की एक औरत को ढूंढने आए हैं, पर क्यों, ये किसी को नहीं पता था। फिलहाल आभा लीडर थी, तो सबको बस उसका कहना मानना था। आभा ने कहा, पहले रॉय ग्रुप के आसपास देखते हैं। सबने आभा को हैरानी से देखा। व्हाइटफील्ड में किसी को ढूंढने आए थे, तो अब रॉय ग्रुप की बिल्डिंग में क्यों जा रहे थे? हैरानी के बावजूद सबने आभा की बात मानी और रॉय ग्रुप बिल्डिंग में घुस गए। पास की व्हाइटफील्ड बिल्डिंग का डेकोर पहले जैसा ही शानदार था। एपोकैलिप्स का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। पता नहीं बिल्डिंग की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी या बाद में रिनोवेट की गई थी। बिल्डिंग की तरह दिशा भी पहले से ज्यादा चमक रही थी। वो डिजाइनर कपड़े पहनी थी, फॉर्मल गाउन नहीं, बल्कि बिजनेस सूट, ट्राउजर के साथ व्हाइट शर्ट। मैं दोबारा नहीं कहूंगी, मैं चाहती हूँ कि आभा मरे, चाहे कुछ भी हो जाए, दिशा ने ठंडी आवाज में कहा, जिसमें दांत पीसने की झलक थी। वेदांत सोफे पर लेटा हुआ था, बेतरतीब, हाथ में सबसे साधारण गेम कंसोल लिए। यहाँ रहना इतना बोरिंग था कि गेम्स ही टाइम पास का जरिया थे। तुम अब भी आभा से कुत्ते की तरह पिटने का गुस्सा रखती हो, वेदांश ने बिना सिर उठाए गेम कंसोल पर उंगलियां चलाते हुए कहा। जिद छोड़ दो, वो औरत ऐसी नहीं है जिसे आम लोग हरा सकें। वेदांश का एक शब्द दिशा को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। कुत्ते की तरह पिटने का क्या मतलब था? वो तो अपनी मर्जी से चली गई थी। तुम बस चुपचाप मिसेज रॉय बनके रहो ना, सौतेली मम्मी, वेदांश ने
सौतेली मम्मी कहकर दिशा के दिल में और चाकू घूम दिया। दिशा कुछ कहने वाली थी कि वेदांश के पिता रंजीत ने बीच में बोल दिया, बस करो तुम दोनों, ये झगड़ने का वक्त नहीं है। रंजीत रॉय ग्रुप का हेड था, 60 की उम्र में, पर दिखता उससे कम उम्र का था। एपोकैलिप्स ने आम लोगों को तोड़ दिया था, ठंड, भूख और ज़ॉम्बी वायरस ने शहर को लगभग मृत शहर बना दिया था। पर रंजीत रॉय जैसे अमीर लोग बेअसर लग रहे थे। उसका शरीर अभी भी गोलमटोल, जोश भरा और कपड़े एकदम परफेक्ट। वेदांश ने हंसकर ताना मारा और गेम खेलने में जुट गया। दिशा ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, पर बहस नहीं की और वापस मुद्दे पर आई। हाँ, आभा से मेरा पर्सनल दुश्मनी है और वो छोटी नहीं, पर ये बड़े मकसद को नहीं रोकता। वो अभी हमारे रास्ते में रुकावट है। अगर उसे हटाया नहीं तो भविष्य में बड़ी मुसीबत बन जाएगी। कैप्टन परम, तुम क्या सोचते हो? रंजीत ने पास बैठे परम से पूछा। परम ने सोचते हुए कहा, आभा का नाम काफी मशहूर है। क्या वो सचमुच इतनी खतरनाक है? बोलते वक्त उसकी नजरें दिशा पर टिकी थी। दिशा को आभा से बेहतर होने की बात कबूल करना मुश्किल था, तो उसने घुमा फिरा कर कहा, उसके पास कई पावरफुल हेल्पर हैं और ढेर सारे हथियार। अगर बस यही 2 ताकतें हैं तो डरने की जरूरत नहीं। उसके हेल्पर बस प्रशांत और उसका ग्रुप, और बाद में नमन है। इनके बिना वो आम लोग हैं, कोई कॉम्बैट पावर नहीं। और हथियारों की बात, रवि को तो बुलाया गया था ना? वो अब मुंबई का मेन वेपन सप्लायर है। अगर वो आभा को हथियार नहीं देगा तो उनके गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। दिशा ने तंज कसा, तुम इतनी आसानी से कह रहे हो? प्रशांत और नमन, उसके 2 बड़े हथियारों को काटना आभा को सीधे मारने जितना मुश्किल है। वो सब अब साथ काम कर रहे हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम ये सोचो कि रवि को कैसे मनाओगे कि वो आभा को हथियार न दे। उसे तुमने ही बुलाया था। कैप्टन परम को काफी कॉन्फिडेंस है। प्रशांत और नमन से निपटने का कोई तरीका है? रंजीत ने पूछा। प्रशांत मेरे साथ है, वो यहाँ है तो उसके लोग धीरे धीरे आ ही जाएंगे। और नमन का तो और आसान है, बस देवेन के नाम से एक फेक ऑर्डर दो, सब सॉल्व हो जाएगा। दिशा ने फिर कहा, बातें करना आसान है, तुम्हें देवेन का कॉन्टैक्ट मेथड कैसे पता और उसे कैसे फेक करोगे? मेरे अपने तरीके हैं। परम ने और कुछ नहीं कहा। दिशा ने भी ज्यादा नहीं पूछा। वेदांश अचानक हंस पड़ा। क्या हंस रहे हो? रंजीत ने धीमी आवाज में डांटा, अगर रहना नहीं चाहते तो निकल जाओ। वेदांश ने गेम कंसोल रखा और खड़ा हो गया। तो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से डिस्कस करो, कहकर वो सीटी बजाते हुए निकल गया, चेहरे पर वही पुरानी मजाकिया मुस्कान लिए। कमरे में बचे लोगों की बातों और इरादों को देखकर साफ था, ये सब अपने अपने प्लान में उलझे थे और इनमें कोई समझौता हो पाना आसान नहीं था। चैप्टर 303। वेदांश बाहर निकला और सीधे अपने आदमियों से टकरा गया। सर, न्यू डिस्कवरी। न्यू डिस्कवरी। वेदांश का लहजा ढीला ढाला था, जाहिर तौर पर वो दूसरों की बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। शायद जैसा मालिक वैसा चेला। वेदांश हमेशा से चिल और अनप्रेडिक्टेबल रहा था और उसके आदमी भी कमोबेश थोड़े स्लो थे। हर बार जब वो कुछ रिपोर्ट करते तो उसे इतना सीरियस बना देते, पर आखिर में हमेशा कुछ छोटा मोटा ही निकलता। तो इस बार भी वेदांश को लगा कि कुछ खास नहीं होगा। हमारे एक भाई ने देखा कि ग्रुप की बिल्डिंग के पास वाली बिल्डिंग में एक जीप गई, नई वाली जीप रेंगलर। वेदांश का ढीला ढाला एक्सप्रेशन एकदम से सीरियस हो गया। कब की बात है? लगभग आधा घंटा पहले। आधा घंटा हो गया और तुम अब बता रहे हो? वेदांश ने हाथ उठाकर मारने का इशारा किया और उसका आदमी फौरन सिर झुकाकर बोला, पुराने मालिक ने कहा था न कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं अंदर जाकर रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये बात सच थी। बूढ़ा हमेशा ऐसा ही था। पहले ग्रुप मीटिंग्स में सबको फोन ऑफ करने पड़ते थे। अगर कोई नीचे फोन देखते पकड़ा जाता तो उसका मंथली बोनस आधा हो जाता। जब बात पैसे की आती थी कोई रिस्क नहीं लेता था। जाओ, भाइयों को इकट्ठा करो, गियर लो और अगली बिल्डिंग की ओर चलो, वेदांश ने आदेश दिया। फिर गेम कंसोल अपने आदमी के हाथ में थमाया और तेजी से बाहर निकल गया। आभा और उसका ग्रुप रॉय ग्रुप बिल्डिंग में आए तो छुपने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगा था कि कोई जल्दी आएगा, पर आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। जब जाकर वेदांश आया, आभा, तुम अब तक की सबसे बिंदास औरत हो जो मैंने देखी, और तुम अब तक के सबसे डरपोक मर्द हो। वेदांश ने होठ बिचकाए और बोला, मेरा वो यूनिमॉग, वो भी तुमने चुराया था ना? हिम्मत तो देखो, चोरी की गाड़ी इतने ठसके से चला रही हो। वेदांश ने आभा को थम्स अप दिखाया। क्या तुम्हारा रॉय परिवार अब तंगी में है, जो हर अच्छी चीज पर दावा ठोक रहा है? आभा ने बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अगर खाने पीने की कमी हो तो मैं तुम्हें एक वक्त का खाना दे सकती हूँ। आभा। वेदांश आखिरकार आभा की बातों से भड़क गया और उसकी ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? वेदांत ने सीधे पूछा, आभा के पास खड़ा, एकदम प्रोटेक्टिव अंदाज में। वेदांश ने अपनी नजर वेदांत की ओर मोड़ी। बेमन से उसने आभा की ओर उठाई उंगली वापस खींच ली।
उसने मेरी गाड़ी चुराई और मैं उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकता। वह गुस्से में बोला, ध्यान से देखो और फिर बोलो। ऐसी गाड़ियां ढेर सारी है। हर गाड़ी देखकर अपना दावा मत ठोको। और अगर वो तुम्हारी गाड़ी चला भी रही हो तो क्या हुआ? मैंने वो गाड़ी खरीदी थी और तुमने अभी तक इसके पैसे नहीं दिए। वेदांश ने अविश्वास से वेदांत को देखा। वो बहुत गुस्से में था पर जवाब नहीं दे पाया। रॉय परिवार में ज्यादातर लोग वेदांश को ही बेटा मानते थे। वेदांत का जिक्र कम ही होता था क्योंकि चेतन अपने छोटे बेटे को ज्यादा तवज्जो देता था और अपनी पहली पत्नी से हुए बड़े बेटे को लगभग नजरअंदाज करता था। अगर बूढ़े ने अपनी सारी शेयर्स वेदांत को न दी होती, जिससे वो चेतन के बाद सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना, तो शायद कोई उसे याद भी न करता। बड़े परिवारों में पावर और पैसे की लड़ाई में सगे भाई बहन भी दुश्मन बन जाते हैं, तो वेदांत और वेदांश जैसे सौतेले भाइयों का क्या कहना। उन्हें तो एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए था। पर सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। ये प्लेबॉय वेदांश अपने बड़े भाई वेदांत का बहुत सम्मान करता था और उसके करीब रहता था। हालांकि ये करीबी ज्यादातर वेदांश की तरफ से थी। बस बाकी लोगों को ये बात पता नहीं थी। मुझे यकीन नहीं, वो मेरी गाड़ी है, मैंने साफ देखा। यकीन न हो तो जाकर देख लो, वेदांत ने कहा। अगर गलत निकला तो वापस आकर तुरंत अपनी भाभी से माफी मांगना। भाभी? वेदांश की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने आभा और वेदांत को देखा। उसने अभी अभी नोटिस किया था कि उसका बड़ा भाई आभा के लिए प्रोटेक्टिव था और उसे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा वो डेटिंग कर रहे होंगे। पर अब उसके भाई ने ऑफिशियली रिलेशनशिप अनाउंस कर दी थी। भाभी का मतलब गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा था। हाँ भाभी, वेदांत ने थोड़ा डरावने अंदाज में कहा। वेदांश ने अपनी हैरानी वाली शक्ल समेटी, मुड़ा और गाड़ी चेक करने चला गया। अगर आभा न होती तो वो इतनी बातें न करता। सीधे औजार उठाता, सबको धुन देता और गाड़ी लेके निकल लेता। कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। तुमने क्या किया? आभा ने वेदांत से पूछा। पहले वेदांत ने साफ कहा था कि गाड़ी वेदांश की नहीं है और उसे जाकर चेक करने को कहा, यानी वेदांश का फाइनल चेक कुछ नहीं निकालेगा। पर वो गाड़ी तो वेदांश की ही थी। वेदांश को गाड़ियों से इतना प्यार था कि वो अपनी गाड़ी को अच्छे से पहचानता था। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी, वेदांत ने गाड़ी में कुछ छेड़छाड़ की थी। बस कुछ चीजें मॉडिफाई की। वो लोग यहाँ सिर्फ आधा घंटा पहले आए थे। पहले स्काउटिंग की थी तो वेदांत को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट मिले होंगे मॉडिफिकेशन के लिए। आभा ने कई साल कार रिपेयर शॉप में पार्ट टाइम काम किया था और उसकी स्किल्स शॉप में सबसे टॉप थी। उसे लगता था कि 10 मिनट में वो बस कुछ सिंपल पार्ट्स ही मॉडिफाई कर सकती थी। पर वेदांत ने कहा कुछ चीजें। आभा को जासूसी मूवीज याद आईं, जहां एजेंट्स कई फील्ड्स में टॉप टैलेंट होते हैं। अब वो इसे लाइव देख रही थी। वेदांश थोड़ी देर बाद वापस आया। पहले की आखिरी एंट्री के मुकाबले इस बार उसका जोश काफी कम था। पक्का तुम्हारी गाड़ी थी? वेदांत ने पूछा। वेदांश ने आईब्रो चढ़ाई, फिर थोड़ी देर बाद बोला, नहीं, मैं गलत था। और फिर? वेदांश ने सांस ली और वेदांत को देखा। वेदांत की नजरों से उसका हौसला पस्त हो गया और वो आभा की तरफ मुड़ा। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम कौन? सॉरी भाभी, मैंने तुम्हें गलत समझा, वेदांश ने जोर से कहा। आभा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब कार लवर्स हैं। मैं तुम्हारा फील समझ सकती हूँ। वेदांश ने आभा का चेहरा देखा और उसे पहले आभा के हाथों हुए नुकसान याद आए। वो सचमुच नहीं चाहता था कि ये उसकी भाभी हो। अभी से इतना घमंड मत करो। तुम कब तक मेरी भाभी रहोगी ये अभी पता नहीं। आभा सचमुच बिंदास थी, जो रॉय ग्रुप बिल्डिंग में इतने ठसके से घुस आई। शायद उसे नहीं पता था कि यहाँ कितना खतरा है। वो सचमुच देखना चाहता था कि इतने लोगों के पीछे पड़ने और घेरने से वो कैसे जिंदा निकलेगी। पर वो बस सोच ही सकता था। यहाँ उसका भाई था तो क्या तमाशा देखने को मिलता। तुम लोग अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी निकलो, वेदांश ने नाखुशी से कहा। तुम अपने छोटे से इलाके में किंग बनके घूमते हो और अब सचमुच लगता है कि मुंबई में कहीं भी घुस सकते हो। हम खास तौर पर तुम्हें ढूंढने आए हैं। मुझे? क्यों? आभा ने वेदांश को देखकर मुस्कुराया। वो चमकदार मुस्कान वेदांश को बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगी। उसे वो मुस्कान बहुत अच्छे से याद थी। आखिरी बार उसकी गाड़ी चोरी होने से पहले उसने ऐसी ही मुस्कान देखी थी। ये औरत शैतान थी। अगर उसे पहले पता होता कि ये आभा है तो वो अकेले नहीं आता। अब अपने भाइयों को बुलाने में देर नहीं हुई होगी न? दिशा और उसके गैंग को 1 घंटे बाद खबर मिली कि आभा आ चुकी है और पास की रॉय ग्रुप बिल्डिंग में है। चैप्टर 304। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वेदांश के आदमी, जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आए, डर गए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। वो ढूंढने गए, कोई नहीं मिला तो दौड़कर चेतन से मदद मांगने पहुंचे। पक्का आभा ने किया? चेतन ने वेदांश के मोटे आदमी फैटी से पूछा, चेहरा सख्त। फैटी ने बार बार सिर हिलाया, पक्का। पिछली बार उसी ने वेदांश भाई की गाड़ी चुराई थी। वेदांश भाई ने कहा था कि इस बार पुराना नया सारा हिसाब बराबर करेंगे। और तुम बस देखते रहे, उसे अकेले अंदर जाने दिया।
फैटी ने कंधे सिकोड़कर फटाफट सफाई दी। हम तो साथ जाना चाहते थे, पर भाई ने मना कर दिया। बोले वो खुद संभाल लेंगे। चेतन गुस्से से लाल हो गया। गुस्सा तो था, पर अपने बेटे को बचाना जरूरी था। वो अच्छे से जानता था कि उसका बेटा कैसा है। कोई खास काबिलियत नहीं, बस इमेज की टेंशन। अब वो सीधे शेर की मांद में घुस गया था और चेतन को उसे निकालने का जुगाड़ करना था। मैं अपने लोगों से रॉय ग्रुप बिल्डिंग को घेरने को कहूंगी। इस बार वो बच नहीं सकती, दिशा ने कहा और अपने लोगों को इकट्ठा करने मुड़ी। वो सुपर कॉन्फिडेंट थी। इस बार वो पक्का कर देगी कि आभा कभी वापस न आए, उसे भगाए जाने और कहीं छुपने की जगह न मिलने का मजा चखाएगी। दिशा के चेहरे पर जीत की स्माइल थी। चेतन और परम ने दिशा को नहीं रोका। अगर वेदांश पकड़ा न भी गया होता, तब भी उन्हें अपनी फौज बुलानी थी। चाहे पहले की वजह कुछ भी हो, मकसद था आभा को यहीं रोकना। हालांकि चेतन और परम का इरादा आभा को अभी मारने का नहीं था। मुंबई के सबसे अमीर परिवार के तौर पर रॉय परिवार की दौलत और रुतबा जाहिर था। एपोकैलिप्स में भी अमीर लोग आम लोगों की तरह जिंदगी मौत के किनारे नहीं थे। उनके पास खाना पहनावा था, भले पहले जितना शानदार नहीं, पर ज्यादातर लोगों से बेहतर। न सिर्फ वो अच्छे से रह रहे थे, बल्कि उनके पास ढेर सारा पैसा और सामान था, जिससे वो ढेर सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते थे और हथियार खरीद सकते थे। क्योंकि उन्होंने खतरे को पहले ही भांप लिया था और पहले से तैयारी कर ली थी, वो चिल मोड में जी रहे थे। यहाँ तक कि जो स्पेशल दवाइयाँ मिलना नामुमकिन था, वो भी चेतन ने पहले ही जमा कर ली थी। एक बड़े परिवार का बॉस होने के लिए दूरदर्शिता तो बनती है। परम के भी अपने प्लान थे। सिर्फ दिशा, जो नफरत से भरी थी, फुल ऑन चार्ज कर रही थी, आभा को खुद खत्म करना चाहती थी, अपनी पुरानी बेइज्जती का बदला लेने। ये फॉर्मेशन तो मजाक नहीं, नीति ने खिड़की से देखते हुए बड़बड़ाया। जहाँ लोग लगातार उन्हें घेर रहे थे, उस तरफ कम से कम 100 लोग थे, जबकि उनके पास सिर्फ 9 नंबर का फर्क तो साफ था। नीति को पता था कि वो दिशा से लड़ने आए हैं, पर क्या लड़ाई चुपके से नहीं होनी चाहिए थी। असैसिनेशन बेस्ट होता, और अगर वो पॉसिबल नहीं था, तो कम से कम दुश्मन को अपने दरवाजे तक आने का मौका तो नहीं देना था। नीति समझ नहीं पा रही थी कि आभा ऐसा क्यों कर रही थी। उसने आभा के मकसद पर शक नहीं किया, बस क्यूरियस थी। तुमने जानबूझकर इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाया, क्या सबको एक साथ ढेर करने का प्लान है? नीति को बस यही सूझा। आभा ने स्माइल दी। सबको ढेर करना नामुमकिन नहीं, पर उसमें हमारा भी रिस्क है। मेरा अंदाजा है कि रॉय परिवार के गुंडे सिर्फ ये 100-150 लोग नहीं होंगे। तुम्हें ये सब पता है, फिर भी रिस्क क्यों ले रही हो? आभा ने फिर स्माइल दी। जब तक वेदांश हमारे साथ है, ये रिस्क नहीं है। उसकी स्माइल वैसी ही ब्राइट और चालाक थी, जैसे बिल्कुल बेफिक्र हो। नीति ने दिल से आभा को थम्स अप दिया। तुम तो कमाल हो। आपकी आभा, जो अपनी तीखी हंसी दिखा रही थी, स्कूल में पहले वाली दबी कुचली आभा से बिल्कुल अलग थी। सच में, इंसान को बंधनों में नहीं रहना चाहिए, वरना वो बिना आत्मा की कठपुतली बन जाता है, जो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। अब वो सचमुच कूल थी, और आगे और ज्यादा कूल होगी। हालांकि दिशा को आभा से गहरी नफरत थी, वो पूरी तरह से नफरत में अंधी नहीं थी। मुंह से वो आभा को कमजोर बताती थी, पर दिल में जान देती कि वो कितनी खतरनाक है। इसलिए उसने सिर्फ ज्यादा लोगों के भरोसे बिना सोचे समझे अटैक नहीं किया। उसने पहले ग्राउंड फ्लोर के सारे रास्ते बंद करवाए, फिर कई टीमें भेजी जो धीरे धीरे कर ऊपरे सर्च करें। आभा का रॉय ग्रुप बिल्डिंग में आना तो जैसे मौत को दावत देना था। जब तक सारे रास्ते बंद थे, वो उसे भूखा मार कर भी खत्म कर सकती थी। इसलिए दिशा को जल्दी नहीं थी। वो आराम से पक्का प्लान बनाकर आभा को एक झटके में ढेर करना चाहती थी। उसने जिन लोगों को भेजा था, वो काफी देर से गए थे, और अभी तक कोई गोली की आवाज नहीं आई थी। दिशा को हैरानी और टेंशन दोनों हो रही थी। कहीं आभा के ग्रुप ने उन सबको चुपके से ठिकाने तो नहीं लगा दिया। चेतन और परम बाद में पहुंचे। थोड़ी देर बाद भी कोई हलचल नहीं हुई, तो परम ने दिशा से पूछा, खरगोश का इंतजार करने का प्लान है? दिशा ने परम को घूरा और बोली, मैंने पहले ही लोगों को ऊपर सर्च करने भेजा है। ओह! परम का एक शब्द इतना भारी था कि दिशा को असहज हो गया। वो कुछ तीखा कहने वाली थी कि बगल की सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। वहां गार्ड कर रहे लोगों ने तुरंत बंदूकें तान दी। दिशा और बाकी लोग भी देखने लगे। जल्दी ही एक जोड़ी पैर दिखे, काले कपड़े के जूते, ग्रे कैजुअल पैंट। ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं थी, साफ था कि ये कौन है। रॉय परिवार का वो अनप्रेडिक्टेबल, आवारा बेटा और कौन हो सकता था। दिशा अपनी नजर हटाने वाली थी कि एक और जोड़ी पैर नजर आई। वो सफेद स्पोर्ट्स शूज थे, साफ तौर पर औरत के। दिशा ने फौरन अपनी बंदूक तान दी, सीढ़ियों की तरफ। जैसा सोचा, वेदांश और आभा एक के बाद एक सीढ़ियों से उतरे। वो धीरे धीरे चल रहे थे। आभा वेदांश के पीछे वाली सीढ़ी पर थी, उसकी बंदूक वेदांश की खोपड़ी से सटी हुई थी। सब पीछे हटो! वेदांश चिल्लाया। नीचे के लोग सब रॉय परिवार के थे। अपने मालिक की कनपटी पर बंदूक देखकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। पीछे मत हटो! दिशा चीखी।
आभा और उसके ग्रुप वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए। ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता था। अगर ये चूक गया तो अगली बार आभा को मारना मुश्किल हो जाता। जब परम ने आभा का चेहरा देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। ये वही थी। उसे धोखा दिया गया था। उसे आभा और प्रशांत ने मिलकर बेवकूफ बनाया था। तुम्हारी बोलने की बारी कब आई? वेदांश ने दिशा को घूरा। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। हाँ, अब डर गए? पहले कहा थे। दिशा को वेदांश से जरा भी प्यार नहीं था। वेदांश न सिर्फ हमेशा ताने मारता था, बल्कि सबसे बड़ी बात, उसने एक बार उसका मजाक उड़ाया था कि वो वेदांत को पसंद करती थी। कहा था कि दिशा एक मेंढक है जो हंस खाना चाहती है, गोबर का ढेर जो 2 फूल उगाने की कोशिश कर रहा, बिना ये देखे कि उसकी औकात है भी या नहीं। वेदांत ने उसे गोबर कहा था। वो आज तक वो बातें याद रखती थी। दिशा ने सोचा, काश आभा वेदांश को मार दे ताकि उसे खुद हाथ गंदे न करने पड़े। तुम हो क्या? जब तुम मेरे डैड के साथ एक बेड पर सो तब मुझे लेक्चर देना। दिशा को ये बिल्कुल नफरत था कि लोग बार बार उसका जिक्र चेतन से जोड़ते। वो उस वक्त मजबूरी थी। वो बात कब की खत्म हो गई थी और ये फिर भी उसे जानबूझकर बेइज्जत करने के लिए उठाता था। दिशा ने बंदूक और जोर से पकड़ लिया, वेदांश और आभा को घूरते हुए। चैप्टर 305। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मारना चाहती हो? वेदांश आभा की बंदूक के नीचे डरा हुआ सा दिख रहा था, फिर भी दिशा को जहरीले अंदाज में बोला, इस मोड़ पर अगर तुम मुझे मार भी दो तो रॉय परिवार की दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी। जब तक तुम मेरे डैड को दूसरा बेटा न दे दो, और मुझे शक है कि तुम अब वो भी कर पाओगी। दिशा ने दांत पीसे वेदांश को घूरते हुए। वो सचमुच ट्रिगर दबाना चाहती थी। इस पल में उसे वेदांश उतना ही चिढ़ाने वाला लगा जितनी आभा। सब नीचे हटो। जैसे ही टेंशन बढ़ी, रंजीत ने बोल दिया। वेदांश, जो सिर्फ नाम का बेकार बेटा था, और दिशा, जो रंजीत की पुरानी वाइफ थी, उनकी बात को इग्नोर किया जा सकता था, पर रंजीत की, जो उनका बॉस था, कोई अनसुना नहीं कर सकता। सीढ़ियों पर खड़े लोग धीरे धीरे हटे। आभा और वेदांश के लिए रास्ता खाली कर दिया। आभा ने वेदांश को नीचे नहीं ले गई, वो सीढ़ियों पर ही खड़ी रही। काफी वक्त बाद मिले, मिस दिशा। हम्फा, ये आखिरी बार है जब हम मिल रही हैं। आभा चिल थी, जबकि दिशा का मूड डार्क। दोनों का ये कूल और ग्लूमी वाइब तुरंत उनके बीच का फर्क दिखा गया। कमाल है, हम किसी बात पर सहमत हुए, आभा ने बेफिक्र अंदाज में कहा। मिस आभा, तुम कोई भी शर्त रख सकती हो, बशर्ते मेरे बेटे को छोड़ दो, रंजीत ने बीच में बोलकर आभा और दिशा के बीच की टेंशन को तोड़ा। आभा ने रॉय ग्रुप के पुराने हेड, वेदांत को इग्नोर करने वाले पिता, और एपोकैलिप्स में चालाकी से टिके रहने वाले इस आदमी को देखा। उसे रंजीत से जरा भी लगाव नहीं था। उसका लॉजिक सिंपल था, जिसने वेदांत के साथ बुरा किया, वो उसका दोस्त नहीं। कोई भी शर्त? आभा ने पलटकर पूछा। रंजीत ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, बिल्कुल, मेरी हैसियत के दायरे में। अगर वो मेरे बस से बाहर हुई तो मैं पूरी नहीं कर सकता। आभा ने वेदांश की तरफ देखा और कहा, फिक्र मत करो, ये बिल्कुल तुम्हारी हैसियत में है। बस थोड़ी सी मेहनत। जब आभा ने उसकी तरफ देखा, दिशा को बुरा वाइब आया। और जैसा उसने सोचा, जब रंजीत ने पूछा, क्या शर्त? आभा ने जवाब दिया, मुझे दिशा की जान चाहिए। बिल्कुल वैसा ही जैसा दिशा ने सोचा था। दिशा चुप रही, आभा को देखती रही। आभा ने अब उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि रंजीत से बोली, जान के बदले जान, मिस्टर रंजीत, सोच लो। कुछ सेकंड बाद रंजीत बोला, एपोकैलिप्स में इंसान की जान सबसे सस्ती है। मैं तुम्हें खाना, हथियार, कुछ भी दे सकता हूँ। दोबारा सोच लो। तुमने खुद देखा है, दिशा और मैं जानी दुश्मन हैं। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो जरूर मेरे पीछे पड़ेगी। जो हर वक्त मुझे मारना चाहता हो, उसे मैं अपनी नजरों से दूर कैसे रखूं? लड़की, इतनी जल्दबाजी मत करो। सोच समझकर बोलो। आभा ने नजरें झुकाईं, वेदांश को देखा और बोली, मुझे लगा मिस्टर रंजीत अपने इस छोटे बेटे को बहुत प्यार करते हैं, पर लगता है वो इतना जरूरी नहीं। एक औरत के सामने भी उसकी कोई वैल्यू नहीं। तुम तो बेचारे ही निकले। तुम्हारा अपना बाप एक औरत को बचाने के लिए तुम्हें छोड़ देगा। शायद तुम मरोगे तो जल्दी कोई छोटा भाई पैदा हो जाए। आखिर एक को फेंककर दूसरा लेना कोई बड़ी बात तो नहीं। आभा ने ये आखिरी बातें वेदांश से कहीं, पर उसका तंज रंजीत पर था। वेदांश आखिर में चुप हो गया, जैसे आभा की बातें उसके दिल में उतर गई थी। अपने बेटे का रिएक्शन देखकर रंजीत को टेंशन और गुस्सा दोनों आया। वो इतनी आसानी से भड़क जाता था, अगर वो नहीं रहा तो ये दुनिया में कैसे टिकेगा? मिस आभा,
जब तुम सब कुछ जानती हो तो ये भी जानती होगी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा हाल नहीं होगा। मैं कटारा कम्युनिटी के हर इंसान की जान ले लूंगा। मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं। जब सोच लो तब बात करेंगे। फिर उसने दिशा की तरफ देखा। वापस चलो। दिशा के मुंह पर जवाब था, पर रंजीत की दबंग नजरों के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने आभा को घूरा, फिर बेमन से रंजीत के पीछे चली गई। वो चले गए और ग्राउंड फ्लोर के लॉबी में मौजूद लोग भी हट गए, पर बिल्डिंग के बाहर अभी भी लोग थे। रुको जरा, आभा ने अचानक बोला। रंजीत, जो आगे जा रहा था, उसे लगा कि आभा शायद अपना इरादा बदल रही है, तो वो रुका और पलटा। बाहर के लोगों को कम से कम 1 किलोमीटर दूर हटाना बेहतर होगा, वरना अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं वेदांश की सलामती की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रंजीत गरजा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बहुत पछतावा करवाऊंगा। आजमा लो, देखो मैं हिम्मत करती हूं या नहीं। आखिरकार रंजीत ने हार मानी और सबको रॉय कॉर्पोरेशन बिल्डिंग से हटने का ऑर्डर दिया। अब मुझे छोड़ सकती हो? आभा ने वेदांश की खोपड़ी से बंदूक हटाई। वेदांश ने आभा के हाथ में बंदूक देखी और पूछा, उस बंदूक में गोली है? तुम्हें क्या लगता है, एक्टिंग के लिए तो प्रॉप्स यूज होते हैं ना? किसने कहा कि ये एक्टिंग थी? आभा ने बंदूक उठाई और छत पर लगे एक स्पॉटलाइट पर शॉट मार दिया। स्पॉटलाइट टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरा। वेदांश, इस औरत ने उसके भाई को बेवकूफ बनाया। उसे अपने बड़े भाई को बताना होगा। यही वेदांश का पहला ख्याल था, ये सोचे बिना कि असल में उसका भाई ही उसे चकमा दे गया था। रॉय कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के अंदर से आई गोली की आवाज ने रंजीत को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर किया, फिर वो तेजी से चला गया। व्हाइट फील्ड पैविलियन वापस पहुंचकर जब कमरे में सिर्फ दिशा और रंजीत थे, दिशा ने पूछा, अगर आभा जिद पकड़े और वेदांश की जान के बदले मेरी जान मांगे, तब क्या? रंजीत ने दिशा को देखा और बोला, अगर मैं, रंजीत, एक जवान लड़की के हाथों इतनी आसानी से खेल जाऊं तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? दिशा को थोड़ा सुकून मिला। दरअसल रॉय कॉर्पोरेशन बिल्डिंग में जब आभा ने अपनी डिमांड रखी और रंजीत ने हिचकिचाया तो दिशा को बहुत निराशा हुई थी। हालांकि उसे रंजीत, ये बूढ़ा, पसंद नहीं था, पर उससे उसे ढेर सारे फायदे मिले थे। रंजीत के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि रंजीत उसके लिए बेरहम हो। पर ये लड़की इतने ठसके से यहाँ क्यों आई? दिशा ने तंज कसा, शायद उसे पता था कि मैं यहाँ हूँ और वो मुझे ढूंढने आई। वो आभा की सोच को समझ सकती थी, क्योंकि वो खुद भी आभा जैसी थी। वो भी आभा को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी। रंजीत ने दिशा को देखा, पर उसे लगा कि बात इतनी सिंपल नहीं है। उस वक्त कटारा कम्युनिटी में मैंने उसे काफी नुकसान पहुंचाया था, पर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो उसी का बदला लेने के लिए इतनी बेताबी से यहाँ मुझसे लड़ने आई। दिशा की बातों से लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि आभा उसकी हारी हुई दुश्मन है। रंजीत को ऐसा नहीं लगा। वो कभी प्रोसेस से हीरो नहीं आंकता था, बल्कि रिजल्ट से। चाहे पहले की भिड़ंत में किसका पल्ला भारी रहा हो, आखिरी नतीजा यही था कि आभा का दबदबा बढ़ता गया, जबकि दिशा भागती फिर रही थी जैसे कोई आवारा कुत्ता। बस उसने ये बात जोर से नहीं कही। चैप्टर 306। यहाँ की फिक्र छोड़ो, जाओ प्रवीण की मदद करो। क्यों? दिशा की आंखें फैल गईं, फिर उसने विरोध किया, मैं नहीं जा रही। रंजीत ने दिशा को गहरी नजरों से देखा। मेरे इरादों को चैलेंज मत करो। अगर आभा जिद पकड़ ले कि वेदांश के बदले तुम्हारी जान चाहिए, तो मैं कभी भी हाँ कर सकता हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। उसका लहजा बहुत शांत था, जितना शांत उतना ही सच्चा लग रहा था। दिशा इस आदमी को समझती थी, वो उससे झूठ बोलने की जहमत नहीं उठाता। उसे पता था कि वो रंजीत के लिए अपने बेटे जितनी अहमियत नहीं रखती। रंजीत ने आभा की जान के बदले जान वाली डील को मना नहीं किया था, इसलिए नहीं कि वो दिशा को खोना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो आभा के हाथों खेलना नहीं चाहता था। दिशा ने चुपचाप रंजीत को देखा, उसके हाथ बगल में मुट्ठियां बनाकर कस गए। वो दिशा नहीं होती अगर चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार करती। परम जब रॉय ग्रुप बिल्डिंग से लौटा तो सीधा दूसरी मंजिल के एक कमरे में गया। उसका रंजीत के साथ कोऑपरेटिव रिलेशन था और इसकी शर्त थी कि उसे अपनी अलग स्पेस मिले, बिना रंजीत के कंट्रोल और निगरानी के। तो दूसरी मंजिल उसका पर्सनल डोमेन था और वहां रहने वाले सारे लोग उसके अपने थे। दरवाजा खुला तो एक कमरा दिखा जो ढेर सारी किताबों से भरा था, साफ तौर पर एक स्टडी। व्हाइट फील्ड पैविलियन भी रॉय परिवार की प्रॉपर्टी थी, जो रंजीत ने वेदांश को उसके 18वें जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। पहले ये एक टी हाउस था, तो इसका इंटीरियर डेकोरेशन शानदार और एलिगेंट था।
ये स्टडी उसका हिस्सा थी, लेकिन वेदांश ने इसे शायद ही कभी यूज किया हो। परम एक सिंगल बुकशेल्फ के पास गया और एक हिडन डोर खोला। वेदांश एक लापरवाह और आवारा इंसान था। जहां भी उसकी अपनी टेरिटरी होती, वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मजे के लिए ऐसे छोटे छोटे स्वीट्स बनवा लेता था। पर अब वहां कोई औरत नहीं, बल्कि प्रशांत रह रहा था। प्रशांत बेड के किनारे पर सीधा बैठा था, हाथ घुटनों पर, पीठ बिल्कुल सीधी, पर उसकी आंखें कुछ सुस्त थीं। परम उसके पास जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। पिछली बार जब तुम मुझसे मिले तब तुमने पहले ही आभा से बात कर ली थी और मेरे लिए एक ड्रामा रचा। यहाँ पर परम हंसा। मेरी भी गलती थी, मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। मुझे नहीं लगा था कि आप तुम्हारे साथ अकेले मुझसे मिलने की हिम्मत करेगी। अगर मुझे पहले पता होता कि वो और आभा है तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता। परम कुछ देर अपने आप से बात करता रहा, पर बेड पर बैठा प्रशांत बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था। परम ने उसकी आंखों में देखा, कोशिश की कि उसे भेज सके। क्या तुम अब सचमुच बेवकूफ हो गए हो या फिर मेरे लिए एक और ड्रामा कर रहे हो? आज से पहले उसे यकीन था कि उसका जजमेंट सही है, पर अब उसे सावधान रहना पड़ रहा था। परम अचानक आगे झुका और प्रशांत के पेट में मुक्का मारने की कोशिश की। एक पल पहले वो शांति से बात कर रहा था, अगले ही पल मुक्का मार रहा था। बदकिस्मती से उसका मुक्का प्रशांत पर नहीं लगा। जैसे ही उसने मुक्का मारा, प्रशांत ने उसे चकमा दे दिया। प्रशांत की मूवमेंट्स तेज थी, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की स्पीड जैसी नहीं। और उसी पल उसकी सुस्त आंखों में हल्की सी लालिमा दिखी और दोनों हाथ परम की गर्दन दबोचने के लिए बढ़े। परम सिर्फ टेस्ट कर रहा था, तो उसने इस रिएक्शन की उम्मीद पहले से कर रखी थी। वो फटाफट दरवाजे की तरफ हटा। प्रशांत के पैरों में जंजीर थी, जिससे उसकी मूवमेंट लिमिटेड थी। उसके बढ़े हुए हाथ परम तक नहीं पहुंच सके और उसकी आंखें, जो सुस्त लेकिन जंगली थी, अजीब सी गुर्राहट की आवाज निकाल रही थी। उसके पैरों की जंजीरें खनक रही थी, जैसे कभी भी टूट सकती थी। परम ने जल्दी से जेब से ट्रैंक्विलाइजर गन निकाली और प्रशांत पर शॉट मार दिया। जल्दी ही प्रशांत ढेर हो गया। परम ने उसे थोड़ी देर और देखा, फिर छोटे कमरे से निकल गया। उसने कई बार प्रशांत को टेस्ट किया था। प्रशांत हमेशा ऐसा ही रिएक्ट करता था, कोई अपनी चेतना नहीं, पर जब अटैक किया जाता तो वो पागलों की तरह पलटवार करता, चाहे सामने वाला कोई भी हो। ये अच्छा था। एक इंसान बिना अपनी चेतना के, ज़ॉम्बी जैसे गुणों के साथ, एक बहुत जबरदस्त हथियार था। वो सोच रहा था कि इसे आभा के खिलाफ यूज करने का क्या असर होगा। जिस आभा के बारे में वो सोच रहे थे, वो अभी अपने साथियों के साथ एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में खाना खा रही थी। रॉय ग्रुप बिल्डिंग सचमुच रॉय परिवार की शान और रुतबे का प्रतीक थी। सालों की गिरावट के बाद भी कॉन्फ्रेंस रूम की लेदर चेयर अभी भी कंफर्टेबल थी। खाना आभा लेकर आई थी। मेन कोर्स था चावल और डिशेज में मीट और वेजिटेबल्स थे। जैसे ही वो खुले, उनकी खुशबू ने पूरे कॉन्फ्रेंस रूम को भर दिया। चावल की खुशबू, मीट और वेजिटेबल्स की महक, ये पुरानी यादें थी। राकेश और बाकियों को कभी कभार चावल या मीट वेजिटेबल्स मिलते थे, पर एक ढेर बड़े मर्दों का ग्रुप होने के नाते वो इतनी खुशबूदार डिशेज नहीं बना पाते थे और उनके पास इतने मसाले भी नहीं थे। नमन और बाकियों की तो बात ही छोड़ो, उन्हें अभी तक चावल या मीट नहीं मिला था। हर दिन बस मक्के के दाने या मक्के का आटा। पिछली बार संजय को खत्म किया था, तब आभा ने कुछ वेजिटेबल्स भेजे थे, पर जब तक वो सबके मुंह तक पहुंचे, एक भी वेजिटेबल का टुकड़ा बाकी नहीं था। अब सबके पास मीट और वेजिटेबल्स के साथ ढेर सारे चावल थे। नीति को छोड़कर बाकी सबकी नजरें अनायास खुले लंच बॉक्स पर चली गईं और उनके मुंह में पानी आ गया। हर एक को एक सर्विंग, खुद ले लो, आभा ने कहा। फिर 2 सर्विंग्स उठाई और वेदांत के पास जाकर उसे एक दी। लंच बॉक्स में कुछ मीट और वेजिटेबल्स आभा ने अपनी स्पेस से निकाले थे और कुछ वेदांत ने ताज़ा बनाए थे। वेदांत ने कहा था कि अगर इनमें से कोई बड़ा रेस्तरां में खाने वाला पिक्की ईटर हुआ और उसने टेस्ट पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेफ साइड के लिए उसने कुछ और ताज़ा बनाया और दोनों को मिलाकर फ्लेवर बैलेंस कर दिया। जैसे ही आभा ने बोलना खत्म किया, सब आगे बढ़े और एक एक सर्विंग ले ली। पलक झपकते ही टेबल खाली हो गई। ये लोग कुछ नहीं बोले, पर उनके एक्शंस किसी से कम नहीं थे। अरे, मेरा वाला कहाँ है? जब तक वेदांश को होश आया, टेबल खाली थी। सबके हाथों में एक एक सर्विंग थी, यानी उसके लिए कुछ था ही नहीं। मेरा हिस्सा कहाँ है? वेदांश ने आभा से पूछा। मैंने तुम्हारे लिए तैयार नहीं किया। क्या बंधकों को खाना नहीं मिलता? वो पहले भूखा नहीं था, पर वो खुशबू सूंघकर उसका पेट अचानक खाली लगने लगा। वेदांश ने वेदांत की तरफ गुस्से से देखा। ये औरत उसे इतना बुरा ट्रीट कर रही थी, उसका बड़ा भाई जरूर कुछ बोलेगा ना? बिल्कुल, आभा ने कहा। अपनी जेब से एक मक्के का वड़ा निकाला और उसे थमा दिया। ये तुम्हारा है। वेदांश उस वड़े को फेंक देना चाहता था। उसे ऐसा ट्रीटमेंट क्यों? उसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो अपने बड़े भाई की मदद न कर रहा होता। कुछ खाने को मिलना भी अच्छा है। अगर इसे बर्बाद किया तो इतना भी नहीं मिलेगा। वेदांत की बातों ने वेदांश के दिमाग में चल रही सोच को रोक दिया। उसने हाथ बढ़ाकर वड़ा ले लिया।
उसने आभा को गुस्से से देखा, सोचने लगा कि मौका मिलते ही इसका बदला कैसे लेना है। चैप्टर 307। वेदांश ने स्टीम्ड बन का एक बड़ा सा काटा और अचानक उसकी आंखें फट गईं। उसने वन को थोड़ा दूर करके देखा और पाया कि उसमें चिकन भरा था, वो भी ब्रेस्ड चिकन, उसका फेवरेट। वेदांश का मूड एकदम रॉक बॉटम से पीक पे चला गया। उसे पता था कि उसका बड़ा भाई वेदांत उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वेदांत को पता था कि उसे ब्रेस्ड चिकन कितना पसंद है। वेदांश मजे से खा रहा था, तभी उसने आभा और वेदांत की बातचीत सुन ली। अरे, जब हम बाहर गए थे तो लिटिल ब्लैक के लिए खाना छोड़ा था ना? आभा ने पूछा। वेदांत बोला, हाँ छोड़ा था। आभा, लिटिल ब्लैक को ब्रेस्ड चिकन बहुत पसंद है। जब वापस जाएंगे तो घर में बचा सारा ब्रेस्ड चिकन पका देना और उसे धीरे धीरे खाने के लिए रख देना। वेदांश ने धीरे से सिर झुकाया और अपने वन में भरे चिकन को देखा। तो ये उसके लिए नहीं था, वो तो बस लिटिल ब्लैक की किस्मत का हिस्सा खा रहा था। बाकी लोग जो खा रहे थे, ब्रो, पेट्स का खाना भी हमसे बेहतर है। कॉन्फ्रेंस रूम में सबने खाना झटपट खत्म किया। ये अपोकैलिप्स शुरू होने के बाद का उनका बेस्ट मील था। अब सबने खा लिया तो मैं टास्क असाइन करती हूँ, आभा ने अनाउंस किया। वेदांश को भी जानना था कि आभा का नेक्स्ट प्लान क्या है। आभा अचानक वेदांत की तरफ मुड़ी और फिर वेदांश को देखा। इसे पहले बाहर ले जाओ, ध्यान रखना कहीं तुम्हारी पूरी टीम को यहाँ मरवा न दे। वेदांश ने तपाक से जवाब दिया और वेदांत के कुछ बोलने से पहले ही खुद दरवाजे की तरफ चल दिया। वेदांत उसके पीछे पीछे गया। दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी। जब तक जरूरी न हो कोई बाहर जाना नहीं चाहता था। घर के अंदर भी पसीना आ रहा था, तो बाहर का क्या हाल होगा। लेकिन जिस रूम में रंजीत था वो कूल और कंफर्टेबल था। रूम में एक जनरेटर था जो 2 एसी चला रहा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सर, आप रेस्ट कर रहे हो? रंजीत ने सुना कि उसका असिस्टेंट था तो उठकर दरवाजा खोला। जब वो अपने रूम में होता था तो दरवाजा हमेशा अंदर से लॉक रहता था। भले ही ये उसका इलाका था, फिर भी वो अपनी सेफ्टी को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। क्या बात है? आभा की साइड से कुछ मूवमेंट हुआ है। रंजीत ही नहीं, परम को भी खबर मिली कि आभा ने कुछ किया है। उसके एक सबॉर्डिनेट ने बताया। रॉयल टावर के बैकडोर से 2 लोग निकले और कार में चले गए। परम ने आईब्रो सिकोड़ी और सोचा, फिर बोला, लगता है वो रीइंफोर्समेंट्स लेने गए हैं। उसे नहीं पता था कि यहाँ सिर्फ दिशा ही नहीं बल्कि रंजीत और मैं भी हूँ, और ढेर सारे आदमी भी। उनका पीछा करें? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई और उन्हें रोक लेगा, परम ने कहा। अब क्या करें? उन्होंने सिर्फ 2 कारें ली हैं, मैक्स टू मैक्स 10 लोग होंगे। अब 2 चले गए तो रीइंफोर्समेंट्स आने से पहले आभा को पकड़ने का बेस्ट टाइम है। परम ही नहीं, रंजीत का भी यही प्लान था। तो दोनों ने इत्तेफाक से अपनी 90% फोर्स को रॉयल ग्रुप की बिल्डिंग को घेरने के लिए भेज दिया। बिल्डिंग को चारों तरफ से वाटरटाइट कर दिया। रॉयल ग्रुप की बिल्डिंग 36 मंजिल की थी। इतनी ऊंची और बड़ी होने की वजह से इसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना मुश्किल था, इसीलिए रंजीत ने अपना बेस लहंगे में बनाया था। अब आभा इस बिल्डिंग में थी। अगर वो खुद बाहर नहीं निकलती तो उसे ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगेगी। रंजीत ने किसी से लाउडस्पीकर मंगवाया और बिल्डिंग की तरफ चिल्लाया, आभा, तुमने सोच लिया? अगर हाँ तो नीचे आ जाओ, हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आवाज बिल्डिंग में गूंजती रही और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। आवाज खत्म होने के बाद भी 10 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। सर, क्या अब ऊपर भेजें? रंजीत बोला, एक बार फिर चिल्लाओ। अगर फिर भी जवाब नहीं आया तो ऊपर भेज देना। रंजीत के असिस्टेंट ने फिर से चिल्लाया, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। रंजीत ने अपने आदमियों को ऊपर जाने का ऑर्डर दिया। उसे रेस्क्यू करो, लेकिन उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता था, डर था कि कहीं वेदांश को गलती से चोट न लग जाए। लेकिन आभा थी कि मान ही नहीं रही थी। ऐसे लोगों से डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेथड्स चाहिए। रंजीत के लोग तेजी से बिल्डिंग के अलगल में चढ़ गए। परम अपने आदमियों के साथ आया और बाहर खड़ा रहा। रंजीत, मेरे आदमियों को भी ऊपर भेज दूं? परम ने पूछा। थैंक्स कमांडर परम, लेकिन अभी नहीं। हालांकि अभी दोनों एक ही साइड पर थे, लेकिन एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं करते थे। रंजीत को डर था कि अगर परम के लोग ऊपर गए तो वो कोई गड़बड़ कर सकते हैं। वेदांश भले ही उसे अक्सर गुस्सा दिलाता था, लेकिन आखिरकार वो उसका लाडला बेटा था जिसे वो कोई रिस्क नहीं दे सकता था। रंजीत का परम के आदमियों को ऊपर जाने से मना करना कोई सरप्राइज नहीं था। परम का ऑफर भी बस फॉर्मेलिटी था। जो मैं जानता हूँ, आभा के सब लोग फीस हैं, एक अकेला 10 को भारी पड़ सकता है। लापरवाही नहीं कर सकते। औरतें जब गड़बड़ करती हैं तो पेज पलटने से भी तेज होती हैं। उसे भड़काने से वो वेदांश को नुकसान न पहुंचा दे। रंजीत ने परम को देखा। कमांडर परम, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? परम ने सांस छोड़ी और बोला, कोई खास आइडिया तो नहीं, बस सोच रहा था। आभा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। शायद दिशा को न देखकर गुस्से में बातचीत से इनकार कर रही है।
वो कह तो रहा था कि कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसका इशारा था कि दिशा को यहाँ लाना चाहिए। हम्फा, मैं देखता हूँ कि वो कितनी ताकतवर है। अगर उसने मेरे बेटे को कुछ किया तो वो भी यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगी। उनकी बात यहीं खत्म हुई। इंतजार करना सबसे मुश्किल टेस्ट होता है। रंजीत, जो बिजनेस का पुराना खिलाड़ी था, में धैर्य की कोई कमी नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर उसके लोग वेदांश को रेस्क्यू नहीं कर पाए तो कम से कम आभा को बाहर निकाल लेंगे। वो सिचुएशन को कंट्रोल करने और पेस सेट करने का आदी था। अगर आभा समझदार होती, अगर वो मरना नहीं चाहती थी, तो उसे रंजीत से समझौता करना ही पड़ता। ये इंतजार 1 घंटे तक चला। ऊपर से कई गोलियों की आवाजें आईं, लेकिन रंजीत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। फिर एक और राउंड की फायरिंग हुई और बिल्डिंग फिर शांत हो गई। थोड़ा और इंतजार करने के बाद परम को लगा कुछ गड़बड़ है। रंजीत, क्या और लोग भेजें सिचुएशन चेक करने के लिए? रंजीत ने टाइम चेक किया और उसे भी लगा कि बहुत टाइम हो गया। चाहे रेस्क्यू हुआ हो या नहीं, कुछ तो हलचल होनी चाहिए थी। उसने अपने और आदमियों को ऊपर जाने का हुक्म दिया। मेरे आदमियों को भी ऊपर भेज दूं चेक करने के लिए। ज्यादा लोग होंगे तो ऊंची मंजिलों पर जल्दी लोग मिल जाएंगे। चैप्टर 308। ये बिल्डिंग रॉय ग्रुप की थी और रंजीत ने अपने कई ट्रेंड लोग जो पहले रॉयल के एम्प्लॉयज थे को रखा था। वो यहाँ की जगह से अच्छे थे और जल्दी लोगों को ढूंढ सकते थे। लेकिन इतने लोग गए और कोई खबर नहीं। रंजीत को थोड़ा टेंशन हो रही थी। इस बार उसने परम के सुझाव को मना नहीं किया। परम ने अपने डजन भर से ज्यादा आदमियों को ऊपर भेजा। वे नीचे इंतजार करते रहे। टाइम मिनट दर मिनट बीत रहा था। ऊपर से कोई हलचल नहीं थी, लेकिन बाहर से कुछ मूवमेंट हुआ। एक शख्स लहूलुहान हालत में लड़खड़ाता हुआ आया। बबड़ी मुसीबत है। आभा व्हाइटफील्ड में है। सच बात है कि आभा का दिशा से पुराना हिसाब था, लेकिन आभा इतनी जल्दबाज नहीं थी कि बिना पूरी डिटेल्स जाने कुछ लोगों के साथ धड़ाधड़ घुस जाए। उसका मेन मकसद यहाँ आने का था प्रशांत। हाँ, उसे पता था कि प्रशांत यहाँ है और इस बार उसे रवि को थैंक्स बोलना था। आभा, हमने दूसरी मंजिल के सारे कमरे चेक कर लिए, लेकिन कोई नहीं मिला। राकेश ने सर्च का रिजल्ट आभा को बताया। कोई ऐसी जगह जरूर है जो हमसे छूट गई, आभा ने कहा। आभा अभी दूसरी मंजिल के स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। ये बस एक स्टडी थी। अंदर ढेर सारी किताबें थी, लेकिन धूल मिट्टी से भरी, जैसे किसी ने झाड़ पोंछ कर बस खाना पूरी की हो। साफ था कि इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। आभा अभी अभी अंदर गई थी, कुछ खास नहीं मिला तो बाहर आ गई। दरवाजा अभी भी खुला था। राकेश ने अंदर झांका। वो बड़बड़ाया, ये वेदांश, जो बिल्कुल अनपढ़ टाइप का है, दिखावे में माहिर है। इतना बड़ा स्टडी बनवाया, जैसे बहुत पढ़ने वाला है, लेकिन शायद यहाँ कभी कभार ही आया होगा। आभा ने अचानक राकेश की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता कि ये वेदांश का काम है? उसने खुद बताया था। बोला, ये उसके डैड का उसके 18वें बर्थडे का गिफ्ट था। आभा को अचानक कुछ क्लिक हुआ और वो दोबारा स्टडी में घुस गई। उसने बुकशेल्फ्स को फिर से गौर से देखा, एक एक करके। क्या ढूंढ रही हो? राकेश ने पूछा। अगर कुछ ढूंढना है तो वो मदद कर सकता था, जल्दी हो जाता। आभा बोली, तुम सही कह रहे हो, वेदांश बिल्कुल भी रिफाइंड इंसान नहीं है। उसने ये स्टडी पढ़ने के लिए नहीं बनवाई। यहाँ जरूर कुछ और छुपा है, शायद कोई सीक्रेट डोर वगैरह। उसके मॉल के ऑफिस में कटारा कम्युनिटी के पास एक एक्स्ट्रा स्वीट था। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो। रवि ने बताया था कि प्रशांत यहाँ है और सबसे ज्यादा चांस था कि वो दूसरी मंजिल पर ही होगा। दूसरी मंजिल के बाकी सारे कमरे में किसी के रहने के निशान थे, सिवाय स्टडी के। चूंकि परम ने प्रशांत को छुपाया था, उसे सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए वो जरूर इसे गोपनीय रखता और रंजीत को भी नहीं बताता। तो उसे ऐसी जगह छुपाना पड़ता जहाँ कोई रहता न हो। आभा की बात सुनकर राकेश भी सर्च में जुट गया। आभा, रंजीत और परम अपने लोगों के साथ वापस आ रहे हैं, पवन ने नीचे से वॉकी टॉकी पर आभा को बताया। तुम लोग पहले पीछे के दरवाजे पर रिट्रीट करो और मेरा इंतजार करो। आभा ने जवाब दिया और सर्च जारी रखा। आखिरकार उसे एक बुकशेल्फ में कुछ अजीब सा दिखा। आभा ने उसे धक्का दिया और वो सचमुच खुल गया। खुले बुकशेल्फ के पीछे एक दरवाजा था, बिना ताला। जैसे ही आभा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसकी नजर प्रशांत की सुस्ती नजरों से मिली। लेकिन उसकी सुस्ती बस 1 सेकंड रही, फिर उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। बॉस, आप सचमुच यहाँ हो? राकेश, जो आभा के पीछे आया था, प्रशांत को देखकर खुशी से आगे बढ़ा, लेकिन फिर उसने प्रशांत के पैरों में लोहे की जंजीरें देखीं। इन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ रखा है। तुम यहाँ कैसे आए? प्रशांत ने राकेश के सवाल को इग्नोर करते हुए पूछा। मैं यही तुमसे पूछने वाली थी, आभा बोली। प्रशांत आभा की नजरों से थोड़ा असहज हो गया और उसने नजरें फेर लीं। लंबी कहानी है। ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। तो तुम हमारे साथ नहीं चल रहे? आभा ने पूछा। प्रशांत बोला, मैंने बड़ी मुश्किल से परम को बेवकूफ बनाया है, अभी नहीं जा सकता। बॉस,
बस मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। प्रशांत ने राकेश को बीच में रोका। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम्हें आभा के ऑर्डर्स मानने हैं। वैसे प्रशांत को ये कहने की जरूरत भी नहीं थी। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आभा बोली। प्रशांत ने कहा, मुझे जानना है कि परम और रंजीत यहाँ क्या प्लान कर रहे हैं। पहले मैंने उनके लोगों को बात करते सुना, वो कुछ और लोगों को यहाँ लाए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर वो अभी भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो मेरे लिए उनकी लैब को तबाह करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, समझी। सावधान रहना, आभा ने कहा और बाहर की तरफ देखा। तुम फिजिकली ठीक हो ना? प्रशांत ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हूँ। परम और रंजीत तेजी से पास के अपनी बिल्डिंग से रिट्रीट करके वाइफील्ड बिल्डिंग को फिर से घेरने का ऑर्डर दे चुके थे। उनके आदमियों ने पीछे की तरफ जाते ही एक एसयूवी को हवा की तरह भागते देखा। उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू की, उसे रोकने की कोशिश में। लेकिन गाड़ी के अंदर से लोगों ने जवाबी फायरिंग की, कई लोग ढेर हो गए और गाड़ी दूर निकल गई। परम और रंजीत वापस आए, दोनों अपने अपने कमरों में गए। परम तेजी से सीधे स्टडी में पहुंचा, घबराहट में सीक्रेट डोर खोला और सामने प्रशांत को उसी तरह बैठा देखकर उसकी सांसों में ठहराव आ गया। उसने मन ही मन शुक्र किया, अच्छा हुआ प्रशांत को ले नहीं गए। रंजीत अपने कमरे में गया, दरवाजा लॉक किया और तिजोरी खोली। अंदर सब कुछ सलामत देखकर उसने राहत महसूस की। अपनी जरूरी चीजें चेक करने के बाद रंजीत को अब आभा और उसके ग्रुप के बारे में पूछने की सुध आई। उसके आदमियों ने बताया कि आभा और उसका ग्रुप भाग निकला और दिशा को घायल कर गया। वेदांश कहाँ है? आभा तो भाग गई, अब रंजीत को बस अपने बेटे वेदांश की चिंता थी। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, सर भी नहीं मिले। रंजीत का चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया। वेदांश को नहीं बचाया गया, आभा भाग निकली और उसने दिशा को घायल कर दिया। हमारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं। रंजीत ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, अगर पकड़ भी लिया तो बस और जाने जाएंगी। आभा। रंजीत ने आभा का नाम धीरे धीरे लिया, बाकी वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ऊपर से कई लाशें नीचे लाई गईं। ये वो लोग थे जिन्हें आभा और उसके ग्रुप ने पहले मार डाला था। ज्यादातर दिशा के एरिया के गार्ड्स थे। दिशा बेड पर लेटी थी, एक डॉक्टर उसकी गोली निकाल रहा था। एक दबी सी कराह के साथ खून से सनी गोली बाहर आई। दिशा का सूट पसीने से भीग चुका था। उसने बेडशीट को कसकर पकड़ा, हाथ की नसें उभर आईं। उसका गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा था और इस गुस्से की वजह से गोली निकालने का दर्द कुछ कम लग रहा था। रंजीत के पास डॉक्टर्स और दवाइयां थी, लेकिन कोई प्रोफेशनल एनेस्थेटिस्ट नहीं। दिशा का जख्म पेट में था और डॉक्टर ने रीड में एनेस्थेटिक देने की हिम्मत नहीं की, बस जख्म वाली जगह पर थोड़ा सा इंजेक्शन दिया। ये एनेस्थेटिक बहुत असरदार था, लेकिन गोली पूरी तरह निकलने से पहले इसका असर खत्म हो गया और बाकी दर्द उसे खुद सहना पड़ा। गोली निकलते ही डॉक्टर ने भी राहत की सांस ली और जल्दी से जख्म सिल दिया। शुक्र है गोली ने कोई ऑर्गन डैमेज नहीं किया। थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगी। थैंक्स डॉक्टर। दिशा पसीने से तरबतर थी, चेहरा पीला पड़ गया। वो पहले से ही खूबसूरत थी और इस पल में उसमें एक ठंडी नाजुक खूबसूरती थी। डॉक्टर आदमी था, उसने बस एक नजर देखा और नजरें फेर ली। वेलकम। वो रंजीत का पर्सनल डॉक्टर था, अपोकलिप्स से पहले से। वो अब तक जिंदा था सिर्फ रंजीत की वजह से, तो उसकी वफादारी पूरी थी। सामने वाली महिला उसके बॉस की मंगेतर थी, उसने न तो कोई बेअदबी दिखाई और न ही कोई गलत बर्ताव। चैप्टर 309। दिशा का दिमाग आभा की उस मजाक उड़ाने वाली स्माइल और उसे गोली मारने की तस्वीर से भरा था। वो पूरी तरह भूल गई थी कि किसी ने उसके लिए गोली खाई थी, जब तक उसने डॉक्टर और किसी और की बाहर बातचीत नहीं सुनी। वो दूसरा जो गोली खाकर घायल हुआ, वो कहाँ है? यहाँ। दिशा को अचानक होश आया। हाँ, अगर प्रवीण ने उसे धक्का देकर गोली अपने ऊपर न ली होती तो शायद वो अब तक मर चुकी होती। दिशा प्रवीण को देखने जाना चाहती थी, लेकिन पेट में लगी चोट की वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। आभा, ये हिसाब मैं याद रखूंगी। दिशा की तुलना में प्रवीण की चोटें कहीं ज्यादा गंभीर थी। उसे सीने में गोली लगी थी और अभी तक पता नहीं था कि उसका दिल इफेक्ट हुआ है या नहीं। आदमियों का मानना था कि शायद दिल को गोली नहीं लगी, वरना वो अब तक मर चुका होता। दिशा रंजीत की मंगेतर थी, शादी के करीब। भले ही अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन रंजीत के नीचे हर कोई ये बात जानता था। वे दिशा को भावी बॉस की पत्नी जैसा सम्मान देते थे, लेकिन प्रवीण को वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। हालांकि दिशा ने कहा था कि प्रवीण उसका छोटा भाई है, फिर भी कुछ लोगों का रवैया उसके प्रति न सिर्फ बुरा था बल्कि और भी खराब था। वो और दिशा दोनों एक साथ घायल हुए थे। उसे यहाँ कई घंटों तक तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था, तब जाकर कोई आया। जो आया वो सफेद कोट में था, लगता था डॉक्टर है। डॉक्टर पास आया, उसकी चोट देखी, उसकी मेंटल स्टेट चेक की और पूछा, कोई दवा ली थी? प्रवीण बोला, कोई प्रॉब्लम है? उसे पता था उसकी चोट गंभीर है। उसने पहले ही अपनी बनाई 2 गोलियां खा ली थी, क्योंकि उसे डर था कि डॉक्टर समय पर नहीं आएगा। वो अपनी काबिलियत अच्छे से जानता था।
दूसरों को बेवकूफ बनाते वक्त वो बड़ा बड़ा बोलता था, लेकिन अपनी बनाई दवाएं खुद कभी नहीं लेता था। लेकिन जब उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, तो उसने सोचना बंद कर दिया और कुछ भी ट्राई करने के लिए उसने दांत पीसकर एक गोली निगल ली। हैरानी की बात, गोली लेने के बाद दर्द काफी कम हो गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस दवा के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। क्या प्रॉब्लम? तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत खून बहा लिया? अगर मैं थोड़ा और लेट आता तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई उसे उठाकर जला देता। प्रवीण ने जल्दी से अपनी चोट की तरफ देखा। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे और चूंकि कपड़े गहरे रंग के थे, खून का रंग ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसका शरीर अब उतना ठंडा नहीं था और उसे नींद सी आ रही थी। उसे लगा था कि शायद उसकी दवा ने कुछ असर किया है। अब लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज मुझे जल्दी बचाओ। मैंने अपनी जेब से बस एक गोली ली थी। क्या वो गोली की वजह से है? कौन सी गोली? मैंने वो किसी और से ली थी। उन्होंने कहा था कि ये रिफ्रेश करने वाली है। प्रवीण ने शर्मिंदगी से कहा, ये बताने से बचते हुए कि दवा उसने खुद बनाई थी। डॉक्टर ने आईब्रो चढ़ाई। तुम्हारे पास और है? मुझे दिखाओ तुमने क्या लिया। हाँ, मेरी जेब में है। डॉक्टर ने प्रवीण की जेब से गोली निकाली, जिसका कोई पैकेजिंग या इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। उसने उसे सूंघा और उसकी आईब्रो और सिकुड़ गई। ये तुमने कहाँ से लिया? डॉक्टर का चेहरा देखकर प्रवीण को कुछ गड़बड़ लगा। उसने कहा, मैंने एक रीसेलर से खरीदा था। डॉक्टर कुछ सेकंड सोच में पड़ गया, फिर कुछ बोले बिना प्रवीण की चोट का इलाज शुरू कर दिया। प्रवीण की चोट दिशा की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर ने प्रवीण को बताया कि हालत अच्छी नहीं है और सर्जरी कामयाब होगी या वो इस मुसीबत से बच पाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है। प्रवीण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वो दवा ने तुम्हारी चोट का कोई भला नहीं किया, लेकिन इसने तुम्हारी नर्व्स को सुन्न कर दिया, जिससे दर्द काफी कम हो गया। प्रवीण को भी लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया गया। पहले ली गई दवा के साथ मिलकर उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ, कम से कम वो सहन करने लायक था। प्रवीण को पहले बहुत नींद आ रही थी, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर उसने खुद को जबरदस्ती जगाए रखा। उसे डर था कि अगर वो सो गया तो शायद कभी न जागे। उसे सर्जिकल चाकू की स्कीन को काटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई यूटिलिटी नाइफ कागज काट रहा हो, लेकिन थोड़ा दबा हुआ। वो अपने दिल को अपने सीने में खुला हुआ इमेजिन कर सकता था, जैसे उसने पहले गाय और भेड़ों को काटते देखा था, या जैसे लोग ज़ॉम्बीज़ द्वारा काटे जाते थे। जितना वो इस बारे में सोचता, उतना ही उसके पैर ठंडे पड़ते। वो जबरदस्ती इन तस्वीरों को दिमाग से हटाकर दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगा। मसलन कटारा कम्युनिटी में उसके साथ क्या हुआ था। खूबसूरत यादें हमेशा उसे डुबो देती थी, वह उनसे निकल नहीं पाता था। प्रवीण ने अपनी पत्नी के साथ कटारा कम्युनिटी में बिताए दिनों को याद किया। भले ही वे बहुत किफायती जिंदगी जीते थे, लेकिन पूरी तरह निराश नहीं थे। वो और उसकी पत्नी दोनों काम में बिजी रहते थे और आमतौर पर हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ खरीदते थे। घर पर खाना कभी कभार ही बनता था, तो उनके पास ढेर सारा मीट, अंडे, सब्जियां, चावल, आटा, स्नैक्स और इंस्टेंट फूड था, जो काफी समय तक चल सकता था। लेकिन वो बहुत लालची था। उसे लगता था कि आभा के पास उससे कहीं ज्यादा है, और ये उसे बहुत खराब लगता था। सबसे ज्यादा उसे लगता था कि आभा एक अकेली लड़की को डील करना आसान होगा। अगर वो उसका सामान ले लेता तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती थी। लेकिन आखिर में उसे कुछ नहीं मिला और उसने अपनी पत्नी की जान भी गंवा दी। दरअसल वो ही अपनी पत्नी की मौत का असली गुनहगार था, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। असल में इस तरह मर जाना कोई अफसोस की बात नहीं थी। इस दुनिया में जिंदा रहना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हो गया। डॉक्टर की आवाज ने प्रवीण को उसकी यादों से वापस हकीकत में खींच लिया। उसने अपने सीने की तरफ देखा। साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बता सकता था कि खून से सने कपड़े काट दिए गए थे और उसका पूरा सीना हवा में खुला था। चोट से अब खून नहीं रिस रहा था। प्रवीण ने राहत की सांस ली। वो सोया नहीं था, वो बच गया था। जल्दी खुश मत हो। तुम्हारी चोट गंभीर है और अभी की सर्जिकल कंडीशंस लिमिटेड हैं। अगर बाद में इन्फेक्शन हो गया या रिकवरी अच्छी नहीं हुई तो तुम्हारी जान अभी भी जा सकती है, डॉक्टर ने अपने खून से सने ग्लव्स उतारते हुए कहा। अब के समय में घायल होने पर डॉक्टर द्वारा सर्जरी करवाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले जैसी स्टेराइल सर्जिकल कंडीशंस की कोई उम्मीद नहीं करता था। थैंक्स, प्रवीण ने कहा। थैंक्स मत बोलो, मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। अच्छे से आराम करो। इतना कहकर डॉक्टर ने सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिसइंफेक्ट किए और उन्हें एक बॉक्स में रख दिया। जाने से पहले उसने प्रवीण से एक सवाल पूछा, तुम्हें पता है कि जिस रीसेलर से तुमने वो दवा खरीदी, उसे वो दवा कहाँ से मिली? मैंने ये नहीं पूछा। ओह, डॉक्टर थोड़ा निराश लगा और जाने लगा। अगर तुम्हें जानना है तो मौका मिलने पर मैं पूछ सकता हूँ। आभा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो?
वेदांश ने पहले कभी इतनी भरी गाड़ी में सफर नहीं किया था। चैप्टर 310। वो पहले से ही लंबा चौड़ा था और अब पीछे की सीट पर राकेश और नीति के साथ ठुंसा हुआ था। उसे तो हिलने की जगह भी नहीं मिल रही थी। थोड़ा गुस्सा आ रहा था। मुझे पता था तुम कोई ना कोई गेम खेल रही हो, वरना मैं अपने भाई के रिस्पेक्ट में तुम्हारी मदद न करता और जानबूझकर तुम्हारा बंधक न बनता। वेदांत गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आभा पास की सीट पर थी। पूरा रास्ता वेदांश बड़बड़ाता और शिकायत करता रहा। नीति को पता था कि वेदांत का छोटा भाई है, इसलिए वो शर्मिंदगी में कुछ नहीं बोली और चुपचाप बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब उसका पेशेंस जवाब दे गया। उसने हाथ उठाया और वेदांश के सिर के पीछे एक चपत जड़ दी। अपनी औकात समझो, तुम बंधक हो। वेदांश नीति की मार से सन्न रह गया। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसे मारा नहीं था, खासकर सिर पर तो बिल्कुल नहीं। नीति ने गुस्से से भरा चेहरा बनाया और अपनी 2 उंगलियां वेदांश के सामने लहराते हुए बोली, क्या घूर रहा है वेदांश? फिर से देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगी। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, आभा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिर वो तेजी से वापस घूमा और अपने पैरों के पास रखी बंदूक उठा ली। जगह इतनी तंग थी कि उसके बड़े मूवमेंट में बंदूक का स्टॉक वेदांश के चेहरे के साइड में जा टकराया। वेदांश अब वो सचमुच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो गुस्से में भड़कने वाला था, वेदांत ने गाड़ी को तेजी से मोड़ा, जिससे वेदांश नीति की तरफ लुढ़क गया। नीति ने उसे वापस धक्का दे दिया। तुरंत बाद नीति और राकेश ने अपनी खिड़कियां खोली और पीछे की गाड़ी पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद पीछे की तीनों गाड़ियां खत्म हो गईं। हिचकोले खाते हुए आखिरकार वो कटारा कम्युनिटी पहुंच गए। वेदांश को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का दर्द हो रहा था। वो सचमुच बहुत गुस्सा था। राकेश और नीति गाड़ी से उतरकर चले गए। आभा और वेदांत थोड़ा पीछे थे। वेदांश अपने सारे गुस्से के साथ गाड़ी से उतरा और आभा से ठीक से बात करने ही वाला था कि एक औरत की आवाज गूंजी, वेदांश रॉय। वेदांश ने उस औरत की तरफ देखा, लेकिन उसे वो पहचान नहीं पाया। उसके हाथ में एक सब्जी की टोकरी थी, जिसमें ताजी हरी सब्जियां थी। साफ था कि अभी अभी तोड़ी गई थी। उन ताजी हरी सब्जियों को देखकर वेदांश का आधा गुस्सा तो वैसे ही गायब हो गया। भले ही उनके पास खाने की कमी नहीं थी, लेकिन ज्यादातर सूखी सब्जियां ही खाते थे। ऐसी ताजी सब्जियां उसने बरसों में नहीं देखी थी। रेणुका की नजर वेदांश पर ज्यादा देर नहीं रुकी और वो आभा से बात करने लगी। दोनों आगे बढ़े, बातें करते हुए, जैसे रेणुका का पहले उसका नाम पुकारना वेदांश का वहम था। चूंकि वो उसे जानती थी, तो जरूर पहले कहीं मिले होंगे। अगर कोई औरत उसे पहचानती थी, तो आमतौर पर वो किसी सोशल इवेंट या पार्टी में मिली होती थी। ऐसी जगहों पर वो हमेशा औरतों का सेंटर ऑफ अटेंशन रहता था, कभी ऐसा इग्नोर नहीं किया गया था। छोड़ो, आज उसे जो धक्के लगे, वो उसकी पिछले 20 साल की जिंदगी की सारी नाकामियों से ज्यादा थे। उसने खुद को तसल्ली दी कि ये सब अपने भाई के लिए है, बस बर्दाश्त कर लेना है। चलो, अब से यहाँ तुम्हें रूल फॉलो करने होंगे। अगर तुमने अपनी भाभी की रेड लाइन क्रॉस की, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। भाई, ये क्या, तुम पूरी तरह उनके कंट्रोल में कैसे हो गए? तुम्हारी वो पुरानी अथॉरिटी, वो दबदबा कहाँ गया? वेदांत ने वेदांश को घूरा और बोला, मुझे मजा आ रहा है। वेदांश, कौन कहता है कि सिर्फ औरतें लवस्ट्रक होती हैं? लवस्ट्रक दिमाग तो जेंडर नहीं देखता। आभा के लौटने के तीसरे दिन रवि फिर आया। तुम हमेशा कुछ नया सरप्राइज लेकर आती हो, रवि ने मजाक में कहा। उसने व्हाइटफील्ड में क्या हुआ वो भी सुन चुका था। रंजीत और उसके ढेर सारे आदमियों का आभा के सामने कुछ नहीं चला। न सिर्फ उसने उनके बेटे को उलझा लिया, बल्कि दिशा की जान भी लगभग ले ली। अच्छा हुआ उसने पहले से दूरदर्शिता दिखाई और आभा की साइड ले ली। देखो, अब वो जो पानी पी रहा था वो साफ था, न कि गंदा फिल्टर्ड पानी। दिशा ने तुम्हें खास तौर पर इनवाइट किया था, तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? उनके पास पैसा, अनाज और हथियार हैं। मेरी जगह से ज्यादा प्रॉमिसिंग तो वही है। ये क्या, तुम सचमुच मॉडेस्ट बन रहे हो? रवि ने आभा को तिरछी नजर से देखा। उनके पास जो कुछ है वो तुम्हारे पास भी है, और तुम्हारे पास वो चीजें हैं जो उनके पास नहीं। मैं साफ देख सकता हूँ कि कौन सी साइड ज्यादा फायदेमंद है। मैंने पहली बार तुमसे मिलते वक्त कहा था, तुमने मुझे चकमा देने की कोशिश की थी कि तुम्हारा नाम दिशा है, तो तुम तभी से गोल्डन सिकाड़ा शेडिंग इट्स शेल और बोरोइंग अ नाइफ टू किल जैसे टैक्टिक्स प्लान कर रही थी। आभा मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। जानना चाहती हो कि दिशा ने मुझसे क्या कहा जब उसने मुझे इनवाइट किया था? आभा ने रवि की ओर देखा और साफ साफ कहा, अगर कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो मत कहो। ये पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है। कितनी कंजूस हो। रवि फिर भी खुद को रोक न सका और आभा को सब कुछ बता दिया। दिशा ने कहा कि रंजीत और उसके लोगों ने एक बहुत पावरफुल रिसर्च टीम को इनवाइट किया है। उनका दावा है कि एंटीडोट उन्होंने बहुत पहले बना लिया था। उसने ये भी बताया कि वो किसी एबिलिटी स्पेस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही हैं। एबिलिटी स्पेस शब्द सुनते ही आभा की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं।
उसने रवि के बाद के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी दाहिनी हथेली को हल्के से भींच लिया। उसकी हथेली पर कमल का बर्थमार्क था, जिसे वेदांत के अलावा किसी ने नहीं देखा था। उसे याद था कि ये बर्थमार्क उसे बचपन से था। पहले उसके कजिन रमेश ने जैसे इशारा किया था कि इस बर्थमार्क की बड़ी अहमियत है और ये उसके अंकल से भी जुड़ा है। अरे, क्या सोच रही हो? मेरी बात सुन रही हो? लगता है जो वो कर रही हैं, उसमें बहुत पोटेंशियल है। तुमने उनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं किया? आभा ने पूछा। मैं भी तो बिजनेसमैन हूँ। इतनी अच्छी लगने वाली चीज के लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ती। वैसे भी मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पहले तुम्हारे साथ गठजोड़ किया और अब तुम्हारे खिलाफ जाना मेरा स्टाइल नहीं है। चाहे रवि सच बोल रहा हो या नहीं, आभा उसकी शुक्रगुजार थी कि उसने बताया कि प्रशांत वहां था। जाने से पहले आभा ने रवि के लिए ढेर सारी सब्जियों का एक बड़ा बैग पैक किया। ये तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन का रिवॉर्ड है। रवि ने बिना हिचक आभा की दी हुई सब्जियां ले ली। ताजी हरी सब्जियां अब सोने से भी ज्यादा कीमती थी, हथियारों और गोला बारूद से भी ज्यादा पॉपुलर। वैसे भी रवि ने जब तक पैसे खत्म नहीं किए कहीं और ऐसी ताजी सब्जियां नहीं देखी थी। उसने आभा की तरफ सब्जियां बढ़ाई और मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। ये तो साबित करता है कि मेरा चुनाव सही था ना? रवि इस बार आभा के लिए हथियारों का एक और बैच लाया था। उसने कहा कि ये पिछली बार वेदांत से हारी हुई शर्त थी और अब से हथियार खरीदने पड़ेंगे। आभा ने किसी को हथियारों की इन्वेंट्री लेने और बांटने को कहा। न सिर्फ कटारा कम्युनिटी की पेट्रोल टीम को, बल्कि नमन और उसके ग्रुप को भी कुछ हथियार मिले। अब उनके पास खाना, सब्जियां और ढेर सारे हथियार भी थे। नमन और उसके लोग भी महसूस करने लगे थे कि यहाँ की जिंदगी मिलिट्री से कहीं बेहतर थी। कोई हैरानी नहीं कि राकेश और उसकी टीम आभा के लिए इतने डेडिकेट थे। अजय अपने साथियों को आभा की तारीफ में एक्साइटमेंट से बोलते सुन रहा था और गहरे सोच में डूब गया।